फीमेल मैरिज करती थी मांगलिक व्यक्ति के मेल के साथ, वो बार बार प्रेग्नेंट हो जाती थी और किसी प्रेगनेंसी में उसकी डेथ भी हो जाती थी। अगर आपका मंगल 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में बैठा है तो आप मांगलिक हो। दुनिया के 43% लोग मांगलिक हैं। नजर दोष उतारने के लिए जैसे आप कभी समुद्र के किनारे जाओ, ठंडी हवा चलती है, आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, वो नजर दोष उतारने का एक तरीका है। इसे वायु स्नान कहा जाता है। अचानक से एक रात को मर्द की आवाज में बोलने लग गई। इत्तेफाक गांव की बात है, इत्तेफाक से मैं उस दिन गांव में ही था। मर्द की आवाज में बोल रही हैं और बहुत गुस्से में बोल रही और कह रही मेरे पति को मत बुलाना। अगर आपको पता चल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि मुझे इस प्लेनेट की प्रॉब्लम है, तो आप उस प्लेनेट का मंत्र पढ़ सकते हैं। पर जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़ें। किसी के चार्ट में मृत्यु के बारे में भी कुछ लिखा होता है। राहु आपको कैंसर भी दे सकता है, केतु डायबिटीज और शुगर की बीमारियां देता है, वीनस के डोमेन में आपकी सेक्सुअल डिजीज सारी आ जाती है। क्या आप बाकी के ग्रह के बारे में बता सकते हो, कौन सा ग्रह किस चीज को दर्शाता है? सैटर्न हमारी लाइफ में वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, मोटा पैसा। 3 राशियां लेते हैं शुरू की, मेष, वृषभ और मिथुन। अगर शनि वृषभ राशि में बैठा है तो उसका इफेक्ट मेष राशि पे भी रहेगा, मिथुन राशि पे भी रहेगा और वृषभ पे तो था ही। काल शब्द जब कुंडली में आ जाता है तो लाइफ में हर काम आपका फेल होता है, एंड मोमेंट पे जाकर फेल होता है। शादी के बाद मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती। शादी फिक्स होती है पहले से? ये सब आपके पुनर्जन्म के कर्म हैं जो ये इस जन्म में रिश्ते बनकर आए हैं। 5th हाउस में अगर किसी का वीनस है तो जो उसकी वाइफ होती है वो पुराने जन्म की है। कभी कोई ऐसा केस आपके पास या ऐसा कोई चार्ट आया जिसको 36 के 36 गुण मिल गए हो, उसके बावजूद भी डिवोर्स हो गया? आप जहाँ पैदा हुए, जो घर आपको मिला, जिस तरह के दोस्त आपको मिले, कुछ भी आपने चूज नहीं किया था। अभी आप साउथ और नॉर्थ की बात कर रहे थे, बट अगर आप देखो ईस्टर्न में और वेस्टर्न वाले का जो कुंडली बनती है वो सन साइन को लेके उनका बेस वो होता है, लेकिन जो नॉर्थ में बनती है वो मून साइन के बेस पे होता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी हर जगह पे सिमिलर है तो इतना डिफरेंस क्यों? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। कैसे हो सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नवरात्रों में हम शूट कर रहे हैं। हाँ, सो आई गेस इस पॉडकास्ट को देवी माँ ब्लेस करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आज पॉडकास्ट हमारा है, बट अरुण सर ने बोला कि आज मैं उस साइड में आ जाता हूँ, तुम इस साइड में आ जाओ, आज मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। हाँ। बट ठीक है, सवालों का तो सिलसिला चलता रहेगा। क्या चल रहा है सर अभी, लाइक ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं? मैं नॉर्मल चीजें लोगों को पता है, मैं चाहता हूं हम कुछ ऐसा डिस्कस करें जो अभी तक लोगों ने नहीं सुना। ठीक है, ओके। तो अभी जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो उसके पीछे की क्या सच्चाई दिखती है आपको? पहले तो जैसे कि मेरा तो एस्ट्रोलॉजी का पेज है, तो मेरे फीड में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इसके कंटेंट ज़्यादा आते हैं नॉर्मल ऑडियंस के उसमें, क्योंकि हम जो चीज़ देखते रहते हैं वही चीज़ इंस्टाग्राम हमें देता रहता है। सो क्या चल रहा है, रेमेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अंधकार चल रहा है और शास्त्रों का बलात्कार चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो प्लीज। सो बेसिकली जैसे रेमेडीज़ को लेकर काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। कुछ लोग अच्छा भी बता रहे हैं, लेकिन मेजर पार्ट में बहुत ज़्यादा नॉनसेंस है। होता क्या है कि परम जी की हर इंसान क्विक फिक्स चाहता है कि रातों रात कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब आप चाहते हो, व्हेन देयर इज़ अ डिमांड, तो सप्लाई होने लग जाती है। सो कई उटपटांग रेमेडीज़ है जिसको करके नुकसान होगा या फिर ज्योतिष का नाम खराब होगा। एस्ट्रोलॉजी इन सब से बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग चीज़ है। और जब आप ये सब इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे फीड करते हो तो आपको लगता है अच्छा यही सब है क्या, ये इधर वो नोट बांधी इधर रख दिया, हाथ में ये लिख लिया, या फिर ये एक इंग्लिश का वर्ड बार बार पढ़ लिया। सो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको एस्ट्रोलॉजी को लेकर आपके मन में भ्रांति आने लग जाती है। तो ये गड़बड़ चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग फ़िलहाल। बाकी एक दूसरी साइड भी है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। देयर आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, वेरी गुड टीचर्स कमिंग फॉरवर्ड। काफ़ी यंग लोग आके निकल कर आ रहे हैं जो कि सिखाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। जैसे मेरा भी बिलीव सिखाने में ही है कि प्रेडिक्शन यूट्यूब पे कि कैसा जाएगा क्या नहीं है, उससे बेहतर है कि आप सब्जेक्ट को इंसान को परोस के दे दो, वो खुद समझने लग जाए, खुद अपने नंबर्स को समझे, अपनी कुंडली को समझे, वो ज़्यादा बेटर डिसाइड कर पाएगा अपने लिए। परफेक्ट। ये सवाल मेरा उन लोगों के लिए जो कि नॉन बिलीवर्स हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। ओके। ठीक है, बहुत सारे मिथ हैं, ठीक है, हम्म। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। मैं आप जब आपसे मेरी बात हुई थी, ठीक है, तो मैंने 8-10 ऐसी फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारा क्या बिलीव है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि यार ठीक है जैसे चल रहा है, बट उतना बिलीवर मतलब दे डोंट बिलीव ऑन एस्ट्रोलॉजी सो मच।
नॉन बिलीवर्स के लिए आप कैसे मैं ये नहीं बोल रहा आप कन्विंस करना है, बट अगर कोई बिलीव नहीं करता एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई बिलीव नहीं करता है ज्योतिष के ऊपर, तो मैं मानता हूँ कि वो कर्म पे ज़रूर बिलीव करता होगा, ठीक है? हम्म। अगर जब तक ये है तो बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में परम जी ये देखा है कि ज्योतिष एक ना एक दिन आपको अपने ऊपर भरोसा करवा ही देता है। कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आएगी जो आपके हाथ के बाहर होगी, देन आपको आंसर नहीं मिलेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, उसका आंसर ज्योतिष में ही मिलेगा आपको। जब तक नहीं बिलीव कर रहे हैं अच्छी बात है, कर्म पे बिलीव करिए, लेकिन हम्म। देयर विल अ टाइम कम। सो वो टाइम थोड़ा हार्श ना हो, बुरा ना हो, इससे बेटर है कि आप अपने ज्योतिष को सीख कर अपनी गाइडेंस को ले लें, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखिए कि कुंडली एस्ट्रोलॉजी कोई जादू, कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है। जैसे मैथ्स है, फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, हम्म। वैसे एस्ट्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। इसमें फिज़िक्स भी इन्वॉल्व है, एस्ट्रोनॉमी भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो बातें बता रहा है, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है और वो एक आर्टिस्ट भी होता है। क्योंकि इस कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज को ईज़ी वे में सामने रखना अपने आप में एक आर्ट है, कला है। तो जो नॉन बिलीवर्स हैं, बिलीव तब मत करिए जब आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, देखा, समझा और आपने कहा कि नहीं यार इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाते हो ना, एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हो, आप फिर वापस नहीं घूम पाते। फिर आप इसको चाहते हो कि और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो। तो नॉन बिलीवर तब तक रहता है इंसान जब तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, नहीं समझा इस चीज़ को। जैसे भगवान को भी कई लोग नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते कई ट्रू। सारे लोग, ठीक है? सो कुछ गलत बात नहीं है उसमें। प्योर एथिस्ट होना अपने आप में एक आस्तिकता है। कि आप और ज़्यादा आस्तिक हो जो कि पूजा पाठ कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं उनसे ज़्यादा। इसी तरह से अगर आप एक प्योर नॉन बिलीवर हो, बी इट उसकी तरह बने रहो, लेकिन अपने कर्म पे पूरा फ़ोकस करिएगा। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का कोई कनेक्शन है? एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि आपकी कुंडली स्पिरिचुअल है या मेटलिस्टिक है। कई सारे लोग होते हैं वो पूरी लाइफ मेटलिज्म में फँसे रहते हैं, उनको मज़ा आता है। और कई सारे लोग होते हैं जो कि एक लाइफ तक मेटलिस्टिक थी, फिर अब स्पिरिचुअलिटी में चले गए। सो यस, एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि आप जाओगे स्पिरिचुअलिटी में कि नहीं जाओगे, ठीक है? आपके लिए बनी है स्पिरिचुअलिटी कि नहीं? हर किसी के लिए नहीं बनी। कई सारे लोग यहाँ पे तामसिक कार्य जैसे कि व्यापार है, बिज़नेस है, एग्रेशन है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनानी है, करोड़ों लोगों को नौकरियाँ देनी है, इसीलिए इस धरती पे आए हैं। कई सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को भी फ़ील करने आए हैं। बट स्पिरिचुअल एक होने, स हाँ इस हाँ प्लीज। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना हम्म। चाहूँगा, जैसे कुंडली में 12 हाउसेज़ होते हैं ना, हम्म। तो जो लास्ट हाउस होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है। कुंडली खुद कहती है कि जब पूरी जीवन खत्म होगा और आखिरी में तुम्हारा 12th हाउस एक्टिवेट होगा, जो मृत्यु का भी भाव है, तो स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगा, वो ही करना है तुमको, ठीक है? तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी वो रखा ही गया है लास्ट में एकदम। तो तो कुछ कुंडलियाँ ओके। कुंडलियाँ होती हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी बहुत अर्ली एज में आ जाती है, जैसे आप कई हम्म। संतों को महात्माओं को देखते होंगे, बचपन से लगे हैं। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं कि मेटलिज्म के लिए बनी हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है? परम जी, ज्योतिष की शुरुआत पहले कहाँ से हुई, यहाँ से पकड़ते हैं इसको, फिर ठीक मैं है? सवाल को थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। हुँ, एस्ट्रोलॉजी का इतिहास क्या कहता है, और एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले कब यूज हुई थी? ओके। सो वेदों के टाइम से ज्योतिष का मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं लिखे हुए थे वेदों में। ज्योतिष की कुछ बात की गई थी। वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए। 6 वेदांग हैं, जिसमें से छठा जो वेदांग है उसका नाम ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष वेदांग में थोड़ी ज्योतिष की बातें थी, थोड़ी टाइम की बातें भी थी। बहुत ज़्यादा रूल्स इसके अंदर भी नहीं थे। फिर एक महर्षि आए जिनका नाम था महर्षि पराशर। महर्षि पराशर वेद व्यास जी के फादर हैं। वेद व्यास जी वही जिन्होंने महाभारत लिखी है, महाभारत लिखी। ठीक है? सो ये उनके भी फादर हैं। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर एक पुस्तक लिखी, और ये लिखी भी क्या, ये एक टीचर और एक स्टूडेंट की बातचीत है। पूरी आप जब इस पुस्तक का नाम है बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो एक टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट अपने सवाल पूछ रहा है। एक तरह से पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है? हम्म। और उसको ही श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है। और यहीं पे एस्ट्रोलॉजी के कई सारे रूल्स दिए गए। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर काम किया, और किताबें लिखी, जैसे फल दीपिका, हम्म। ज्योतिष रत्नाकर, सर्वार्थ चिंतामणि, ऐसी कई सारी किताबें आई, पुस्तकें आई। ज्योतिष में बहुत डिटेल में काम किया गया है, बहुत डेप्थ में काम किया गया है, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पे काम किया है। एक ये रीज़न है जिस वजह से एस्ट्रोलॉजी शायद आज भी रेलेवेंट है, बचा हुआ है। क्योंकि अगर आप वास्तु को देखोगे तो वास्तु की बहुत सारा ज्ञान जा चुका है। बहुत सारा ज्ञान अभी नहीं है, जो रियल वास्तु होता तो हम्म। वो अभी नहीं पता हम में से किसी को, जो थोड़ा बहुत पता है उसी में सब खेल रही है दुनिया, ओके? बट एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत किताबें हैं, बहुत स्कॉलर्स के अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और जब ऐसा होता है, जब बहुत नए माइंड आते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो नई चीज़ें क्रिएट होती हैं। ट्रू। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अलग-अलग ब्रांचेस बनने लग गईं। तो जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी है, ये सबसे पहले, इसको मैं कहता हूँ डैडी ऑफ ऑल, जो नॉर्मली हम जैसे कुंडली बोलते हैं।
ठीक है, हम्म, वो यहीं से स्टार्ट हुआ, लग्न कुंडली आप जिसे बोलते हो। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स ने अपना अपना सिस्टम भी बनाया। जैसे एक कृष्णमूर्ति साहब थे, उन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी बताई, जहाँ पर उन्होंने नक्षत्रों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, कस्पल लॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दी, उस सिस्टम को ज़्यादा इन्होंने रिफाइन किया, अपनी चीज़ों को भी रखा सामने। ऐसे ही एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी होती है, एक भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, एक ताजिक एस्ट्रोलॉजी होती है, और अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग देशों में, कंट्रीज़ में अलग-अलग ज्योतिष के फॉर्म आपको मिल जाएँगे। सबसे पॉपुलर जो है, वो आजकल लाल किताब बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो भी एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है, पार्ट है, जिसने काम किया है ज्योतिष को ईज़ी करने का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें। तो लाल किताब ने काम किया कि इसको ईज़ी कर दो, ताकि जन सामान्य हर किसी को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे है वही, सोर्स यही है, मदर एक ही चीज़ है, पर उसके फॉर्म में करने का तरीका अलग-अलग कर दिया गया है। तो इसी को डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। जो सच में अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, आप पाओगे कि उनको सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा या नॉलेज होता है, और एंड में सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, टू एम्पावर ह्यूमन लाइफ। एक ह्यूमन लाइफ को किस तरह से एम्पावर किया जा सके, माइंड को कैसे रीड किया जा सके, आपकी साइकोलॉजी को कैसे रीड करके आपके बारे में आपसे बेहतर बताया जा सके, तो सबका काम यही है। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कहना? बिकॉज़ मैं एक आर्टिकल भी हुँ, रीड हुँ। कर रहा था। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप कोई भी चार्ट रीड करते हो, हुँ, हुँ। तो जो अभी ज्योतिष शास्त्र जो अभी का चल रहा है इन टुडेज़ सिनेरियो, हुँ, उसमें हुँ। तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है। बट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपको बिना कुछ पूछे हर एक चीज़ का जवाब दे सकती है। नहीं, इतना ईज़ी भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, मतलब आप और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज़। हाँ, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है वो नॉर्थ इंडिया में अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, पर साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, हुँ, और साउथ इंडियन जो स्कॉलर्स हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे भी हैं। हुँ, इवन साउथ इंडिया में जब आप जाएँगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, जो स्पेशली जो मंदिरों के आस-पास रहते हैं या वहाँ बैठते हैं, वो आपकी कुंडली देखते भी नहीं हैं और आपके बारे में बता देंगे। इवन कई बार ये भी कह देंगे कि बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है तुम्हें बताने का। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत टाइम पे मिल जाए, वो भी गलत चीज़ है। सो वो आपके घर का वास्तु देखने भी आएँगे कभी, तो कह देंगे अभी टाइम नहीं हुआ है। वो कौड़ियाँ होती हैं ना, कौड़ियाँ उछालते हैं, उससे प्रेडिक्ट करते हैं। मुझे नहीं आता ये, हुँ। ठीक है? बट मैंने पढ़ा है इस बारे में, तो बहुत बहुत डीप साइंस है नाड़ी। आपकी ऐसे नाड़ी नब्ज़ देखकर आपके बारे में, आपकी तासीर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, और आपके परसों आपने क्या खाया उसके बारे में बता देंगे। सो दे आर दैट एक्यूरेट। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यस काम करती है। सारी एस्ट्रोलॉजी के फंक्शंस काम करते हैं। बस आपको कोई अच्छा एक्सपर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके। अभी आप साउथ और नॉर्थ की बात कर रहे थे, बट अगर आप देखो ईस्टर्न में हुँ, और हुँ। वेस्टर्न में, वेस्टर्न वाले का जो कुंडली बनती है हुँ, हुँ। वो सन साइन को लेके यस, उनका यस। बेस वो होता है, लेकिन जो नॉर्थ में बनती है वो मून साइन के बेस पे होता है। हुँ। तो अगर एस्ट्रोलॉजी हर जगह पे सिमिलर है तो इतना डिफरेंस क्यों? अ, उन्होंने सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना हुँ, एज़ अ प्लैनेट, और हुँ, उसकी राशियों को दिया। लेकिन एक सिंपल बात मैं आपको बता दूँ अगर, तो जैसे सनशाइन और मूनशाइन की आपने बात करी। सनशाइन क्या होता है, 1 महीने में कितने लोग भी पैदा हो सकते हैं, सबका वही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 21 जुलाई से 21 अगस्त में जो पैदा हो सब लियो है, हुँ, सारे के सारे। 21 अगस्त से 21 सितंबर सारे के सारे आपके वर्गों हैं। अब ये थोड़ा-सा लॉजिकल दिमाग नहीं समझ पाता कि 1 महीने में कितने, दुनिया में कितने लोग पैदा हो रहे होंगे, सब एक जैसे हैं क्या? लेकिन जब आप यही चीज़ मून से करते हो, क्यों हमारे जो सेजेस हैं, एंसेस्टर्स, उन्हें मून को चूज़ किया। एवरी 2 एंड अ हाफ डे आपकी राशि बदल जा रही है। हर 2 घंटे में आपका लग्न बदल जाता है। हर 8 सेकंड 9 सेकंड में आपका डी60 चार्ट बदल जाता है। इवन जो ट्विन्स पैदा होते हैं उनमें भी कुछ मिनट्स का गैप होता है ना, तो डी60 चार्ट देखते हैं ट्विन्स के केसेस में, वो चेंज हो जाता है। तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है और टाइम को कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है, वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और बहुत कम टाइम में चेंज हो जाती है। दैट इज़ व्हाई 2 ट्विन्स होते हैं एक ही घर में, एक ही परवरिश में, पर लाइफ हुँ, अलग होती है। हुँ। तो इससे किस्मत का क्या कनेक्शन है? अगर मान लो ट्विन्स हो रहे हैं, यस। तो उनकी किस्मत कैसे लिखी गई है कि सेम टाइम पे, सेम लगन में, सेम प्लेस पे हुआ और लेकिन किस्मत बिल्कुल डिवाइड हो गई? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों की लग्न कुंडली निकालोगे तो एक जैसी आएगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सब हुँ। बराबर है। लेकिन जब आप एक चार्ट होता है, अच्छा चार्ट, लग्न कुंडली के अलावा भी कई सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, मैं ठीक चार्ट के है? टाइप्स पे आऊँगा, उस पे हम डिस्कस करेंगे ठीक है। डेफिनिटली। सो कई सारे चार्ट्स होते हैं, हुँ, उन्हीं में एक का नाम है डी60। हुँ, षष्टिमांश बोलते हैं हिंदी में इसको। ये एक राशि का 60th पार्ट होता है, वेरी माइन्यूट, ठीक है? तो टाइम के कॉन्सिक्वेंस में अगर देखें तो बहुत छोटे समय में ये बदल जाता है। तो स्पेशली ट्विन्स के केस में इसको देखा जाता है। स्पेशली उस केस में देखा जाता है जब आपको अगले घंटे में क्या होगा। हुँ,
अगले 2 घंटे में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना हो तो ये चार्ट देखा जाता है और प्रेडिक्ट किया जाता है। और चार्ट के टाइप्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, टॉप ठीक है। 3? टॉप 3 में अगर देखा जाए तो लग्न कुंडली सबसे इम्पोर्टेंट है। हुँ। 80 टू 85% प्रेडिक्शन सिर्फ लग्न कुंडली से ही हो जाती है। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जाना है तो नवमांश देखना पड़ता है, इसे D9 कहते हैं। उसके बाद एक चंद्र कुंडली होती है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए या फीमेल हॉरोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हुँ। उसके बाद आप देखो तो D7 चार्ट है जो आपके बेबी और बेबी की हेल्थ के बारे में बताता है। D10 चार्ट आपके पूरे प्रोफेशन के, वो चार्ट ही सिर्फ प्रोफेशन के लिए है। मतलब एक पूरी कुंडली सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रही है। लग्न कुंडली हर चीज़ की बात कर रही है, पर D6 D10 सिर्फ आपके प्रोफेशन की बात कर रहा है। ऐसे D12 चार्ट है जो कि आपके फॉरेन कनेक्शन, विदेश कब जाओगे, विदेश में कब सेटल होगे, उसकी बातें कर रहा है। तो हर एक लाइफ के एस्पेक्ट के लिए भी एक एक चार्ट बन जाता है। सो ओके। आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी डीप चीज़ें हैं, ये कितनी कुछ पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं एस्ट्रोलॉजरों को। हुँ। एक सवाल है, थोड़ा-सा हट के है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कहते हैं कुछ भी चीज़, आपकी मैंने वीडियोज़ काफ़ी सारी देखी हैं। हम्म। आप बोलते हो कि एस्ट्रोलॉजी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, उस चीज़ को स्मूथ बना सकता है और आपको एक डायरेक्शन दे सकता है। लेट्स एग्ज़ाम्पल, कुछ भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो एक प्रेडिक्शंस पता लग जाती है, बट वो चीज़ फिक्स है तो वो फिक्स है। यस। फिर एक कॉमन बंदे को एक एस्ट्रोलॉजर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ओके। पहली बात तो ये मेरा बिलीव है और हुँ। मैंने अपनी लाइफ में जो भी मेरी अपब्रिंगिंग रही है उससे ये बिलीव बना है, जो मैंने देखा है। आप मुझसे चाहें तो डिसएग्री कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड इन दिस लाइफ। आपकी पूरा किस्मत के भरोसे ही ये ज़िंदगी जा रही है। कर्म का बहुत माइन्यूट पार्ट है, ठीक है। आप जो कर्म कर भी रहे हो ना और सोच रहे हो कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली ये भी आपकी आपकी सोच नहीं है। हुँ। ये भी डाला गया है यूनिवर्स के द्वारा आपके बुद्धि में, आपके मन के अंदर कि मैं ये काम करूँगा। सो कर्म तो कुछ है नहीं, सिर्फ भाग्य है। आप जहाँ पैदा हुए, जो घर आपको मिला, जिस तरह के दोस्त आपको मिले, कुछ भी आपने चूज़ नहीं किया था। ये सब रैंडम था। ये किस्मत थी आपकी। आप अंबानी के घर में भी पैदा हो सकते थे, आप राहुल गांधी के बेटे बन के आ सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, किसी व्यापारी के घर में आ सकते थे। पर आप किसी मिडिल क्लास के घर में या किसी रिक्शे वाले के बेटे बनकर आए, ठीक है? कहीं न कहीं आपका भाग्य ही तो था। आपने डिसाइड नहीं किया आपको हुँ। कितने भाई मिलेंगे, कितनी बहन मिलेंगी, कैसे माँ-बाप मिलेंगे, ये सब आपका भाग्य था। थोड़ा-सा पार्ट कर्म का होता है, क्योंकि जब मैं ये बात बोलता हूँ तो क्रिटिसिज़्म होता है मेरा, और ये बात सुनकर लोगों को थोड़ा वीक फ़ील होता है, कमज़ोर लगता है। दैट इज़ व्हाई कहा जाता है कि आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हो, पर मैं इस पे यकीन नहीं करता हूँ और आप चाहो तो मुझसे डिसएग्री कर सकते हो। ठीक है, हुँ, आपका ये ओपिनियन मेरा ओपिनियन है है, ना? यस। सबका डिफरेंट होता है। हुँ। शादी फिक्स होती है पहले से ही किससे होनी है? शादी फिक्स होती है, शादी का टूटना भी फिक्स होता है, डाइवोर्स भी फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है। बाबा और बाबू होते हैं ना, बाबा-बाबू प्यार करते हैं आपस में, ठीक है? फिर कहते हैं कि जब दिल मिल गए तो कुंडली मिलाकर क्या करेंगे? उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं, कहते हैं कि बस पंडित जी डेट बता दो डाइवोर्स कब होगा। सो देयर आर लव मैरिजेस। प्यार किया था आपने तो चुना था ना, आप तो कई टाइम पीरियड तक उसके साथ रहे थे, सब कुछ बेहतर था, फिर क्यों डाइवोर्स के लिए जा रहे हो? लव मैरिजेस में डाइवोर्स नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो कई बार डाइवोर्स होना आपकी डेस्टिनी होता है कि एक बार रिश्ता टूटेगा ही, दिल टूटेगा ही, उसके बाद कोई और मिलेगा, उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जाएगी आपकी। और ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में मेंशन होती है पहले मेंशन से? होती है, यस। आप जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हो हुँ। और आपके सामने कोई कपल आता है, हुँ। तो आप बता सकते हो। मैं तो पूछता हूँ कैसी चल रही शादी? तो सामने से खुद ही बोलता है पंडित जी इसीलिए तो आया था। तो फिक्स है कि वो आपकी शादी में दुःख है तो आप गलत डिसीज़न लोगे, गलत व्यक्ति से शादी करोगे, गलत जगह जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा शादी करते समय। और स्पेशली शादियाँ सबसे ज़्यादा राहु की दशा में होती हैं। आप देखोगे कि व्यक्तियों की शादियाँ राहु की दशा में या शनि की दशा में हो रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? राहु शनि में से कॉमेडी में कहता हूँ कि राहु शनि दिमाग खराब कर देते हैं, तब इंसान सोचता है शादी कर लेता हूँ। हुँ। ठीक है? तो यस, आपके चार्ट में लिखा है शादी किससे होगी, किस व्यक्ति से होगी, मतलब उसका ओवर जनरल किस तरह का दिखेगा, करता क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है उसे हम कहते हैं दरकार का। द दरकार का। हाँ, ओके। दरकार का क्या होता है, आपकी कुंडली में राहु केतु को हटा दो, 7 सेलेस्टियल बॉडीज़ बचेंगी, जुपिटर, मार्स, सन, मून। तो इनमें जो सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है, ये कुंडली में लिखा होता है कि हुँ। लोएस्ट डिग्री किसकी है, वो बता देता है आपका पार्टनर कैसा दिखाई देगा, आपका पार्टनर का लुक्स कैसे होंगे और वो कहाँ काम कर रहा होगा, किस तरह की वर्क प्रोफाइल में होगा वो। कभी कोई ऐसा केस आपके पास या ऐसा कोई चार्ट आया जिसको 36 के 36 गुण मिल गए हों, उसके बावजूद भी डिवोर्स हो गया हो? ये अष्टकूट मिलान बोलते हैं इसको, हुँ। जिसमें आप 36 गुण मिला रहे होते हो, और ये आउटडेटेड सिस्टम हो चुका है अब। अब इसको फॉलो करना एक गलती के समान ही है, क्योंकि जिस टाइम पे ये बनाया गया था, उस टाइम पे लोगों के जो वैल्यूज़ थे वो बहुत डिफरेंट होते थे। उस टाइम में ये होता था कि तिवारियों का खून है तो तिवारियों में ही जाएगा,
ठीक है? हम ठाकुर हैं तो ठाकुरों में ही शादी करेंगे। हम ब्लड लाइन को बहुत प्योर माना जाता था। अब तो पता नहीं कौन कहाँ है, कौन-सी कास्ट है, क्रीड है, कौन लोग साथ में आ रहे हैं और किस तरह के बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ये सिस्टम नहीं फ़ॉलो करना चाहिए, ये उतना एक्यूरेट नहीं है। इस सिस्टम में 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हुँ, होती हैं, हुँ, जिसको आप नाड़ी बोलते हो और भकटू बोलते हो। जो नाड़ी है, नाड़ी आपकी बेबी की हेल्थ और आपकी शादी के बाद हेल्थ को बताता है। आप प्रोजेनी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये नाड़ी बताता है। तो ये अगर आप 36 में कुछ गुण देख ही रहे हो, तो ये देख लीजिएगा। इसीलिए इसको 36 में सबसे ज़्यादा वेटेज भी दी गई है, इसे हुँ, 8 नंबर दिए गए हैं, आउट ऑफ 36 अराउंड ये 22% हो जाता है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना गया बेबी और आपकी हेल्थ। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट भकटू दिया गया व्हिच इज़ रिस्पेक्ट ऑफ स्पाउस, पार्टनर की। हुँ। इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप है उसमें प्यार ज़रूरी नहीं है। प्यार थोड़ा कम हो चल जाएगा, रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इज़्ज़त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर आपको खूब प्यार कर रहा है बट आपकी इज्जत नहीं करता है ना, कोई फ़ायदा नहीं उस रिश्ते का। आपको कभी भी उसमें फुलफिलमेंट आएगी नहीं और ये भकटू बताता है। अगर भकटू 0 होता है, 7 इसका नंबर होता है, 7 में आपको 0 नंबर मिले, हुँ, तो ढाई साल शादी के ढाई साल के बाद आप रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे अपने पार्टनर की और शादी के 8 साल के बाद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि घर में कोई और भी है। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त। तो अगर आप 36 गुणों का मिलान कर रहे हो तो ये 2 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? अब कैसे कुंडली मिलानी चाहिए शादी के लिए? हाँ, मैं अगला सवाल वही था। अगर आप शादी के लिए कुंडली मिला रहे हो तो दोनों की इंडिविजुअल कुंडलियाँ देखिए। हुँ, क्या इसकी कुंडली में मैरिज हाउस अच्छा है? शादी लॉन्ग लास्टिंग है? कहीं डाइवोर्स का योग तो नहीं है इसकी कुंडली में? हेल्थ अच्छी है? कहीं कैंसर ना हो जाए इसको? कोई ऐसी लाइलाज बीमारी तो ना हो जाए? हुँ, क्या इसकी कुंडली में मनी अच्छी है, पैसा अच्छा है कि घर परिवार पाल पाएगा, सँभाल पाएगा? ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें हैं। हेल्थ हो गया, क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ़ हो गई और मनी हो गया। अगर ये अच्छा कैरेक्टर भी देख लीजिए, नेचर इस व्यक्ति का कैसा है। अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो गुण कम भी मिल रहे हैं, आप शादी करा सकते हैं। शादी टिक जाएगी, अच्छी जाएगी। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके बहुत कम गुण मिले, 8 गुण मिलते हैं 36 में से, 15 मिलते हैं, शादी बढ़िया चल रही है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल 36 में 32, 36 में 33, 36 में 36 गुण मिल रहे हैं, शादी नहीं चल रही, डाइवोर्स हो रहा है। तो अब वो सीन बदल गया है और यही तो है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। वक्त बदल जाता है तो कुंडली को देखने के तरीके बदल जाते हैं। हुँ, ज्योतिष में ही एक बात आती है, उसे बोलते हैं देश काल पात्र। आप किस देश में पैदा हुए हैं, किस कंट्री में, किस टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं और किस घर परिवार के आसपास पैदा हुए हैं, किस राजखाने में पैदा खानदान में पैदा हुए हैं, ये भी तो फ़र्क डालता है। एक ही टाइम पे एक ही डेट पर व्यक्ति पैदा हो रहा है, एक पैदा हो रहा है स्विट्ज़रलैंड में, एक पैदा हो रहा है इंडिया के एक छोटे से गाँव में। कुंडली तो दोनों की सेम है, बट देश काल पात्र अलग है। स्विट्ज़रलैंड में जो बच्चा पैदा होगा वो उसको सरकार उसको पढ़ाई फ्री कराएगी, तो उसकी एजुकेशन की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडिया में जो पैदा होगा उसको सरकारी स्कूल में अगर जाना पड़े तो आप जानते हो क्या हाल है सरकारी स्कूलों का। तो देख रहे हैं, तो देश काल पात्र ने इसकी एजुकेशन ऑटोमेटिकली अच्छी करा दी क्योंकि कंट्री ऐसी थी। ऐसे ही मनी का होता है, कई सारी कंट्रीज़ होती हैं कि वो बेरोज़गार लोगों को पैसा देती हैं। जैसे आई थिंक यूएस $100 देता है, अगर आप बेरोज़गार हो। हुँ। तो उसकी कुंडली में तो फिर पैसे का तो है नहीं प्रॉब्लम। लेकिन इंडिया में अभी फ़िलहाल ये फीचर नहीं आया है, ठीक है? सो देश काल पात्र से भी व्यक्ति बदल जाता है। किस खानदान में पैदा हुए हो आप? हुँ, आप किसी बिज़नेस फैमिली में पैदा होते हो तो बचपन से बिज़नेस सीखना समझना जानते हो। किस टाइम पीरियड में पैदा हुए? फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति 1960 या 1950s का टाइम लेते हैं। वो इंडिया में पैदा हो रहा है और एक वहीं पे सेम टाइम पे यूएस में पैदा हो रहा है। उस टाइम पे वो यूएस में बिज़नेस कर सकता था, पर इंडिया में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। तो कुंडली में बिज़नेस का योग होते हुए भी वो नहीं कर पाता। आज 2024 में अगर कोई कुंडली दिखाने आ रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं कि आप एआई सीख सकते हैं। आप किसी तरह की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एज़ अ करियर हम सजेस्ट कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले कर सकते थे क्या? तो देश काल पात्र बदलता है, तो एस्ट्रोलॉजर का कुंडली देखने का तरीका बदल जाता है और प्रेडिक्शन करने का तरीका बदल जाता है। इसे बदलना पड़ता है समय के हिसाब से। जैसे एआई टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी? या एस्ट्रोलॉजी इतनी सक्षम होगी कि उनको बीट कर पाएगी या उनके कंपैरिज़न में? मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजरों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जब कुंडली देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहुत डिफ़िकल्ट है कि एआई इसे रिप्लेस कर पाए। यहाँ पर एक ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कुंडली देखते समय एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है जिसे इंट्यूशन कहते हैं। कई बार कुंडली देखकर ही पता चल जाता है खराब कुंडली है। कई बार कुंडली देख के पता चल जाता है वो गज़ब की अच्छी कुंडली है। ठीक है? तो इंट्यूशन आ जाती है। एआई शायद ये कभी नहीं कर पाएगा। सो एआई नहीं रिप्लेस करने वाला। हाँ,
एक टाइम था ऐसे कि एस्ट्रोलॉजर जो थे वो हाथों से हॉरोस्कोप बनाते थे। आप में से कइयों के पास वो लंबे वाले हॉरोस्कोप घर में हुँ। होंगे, ठीक है? या वो बुकलेट वाले हॉरोस्कोप होंगे। फिर अब टाइम चेंज हो चुका है, तो एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स बहुत आ चुके हैं जिसको ईज़ी होता है कुंडली पढ़ने में, ठीक है? सो जो काम कर रहा है इस चीज़ का उसके लिए तो काफ़ी सारे टूल्स अब मौजूद हैं, बट कहीं न कहीं एक ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी रहेगा ज्योतिष की दुनिया में। ओके। जैसे भी आपने कुंडली की अच्छी और थोड़ा-सा उसके डीमेरिट्स की हुँ। बात करी। कुंडली में कौन-सी वो 5 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए? सबसे एज़ पहला पर योर जो भी आप चार्ट रीड करते हो? ठीक है। सबसे पहला जिनको नहीं पता कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और एक फ़ोटो हम लगा देंगे यहाँ पे हुँ। जिससे ऑडियंस समझ जाएगी। आपका फर्स्ट हाउस फिक्स होता है, हम सबका फर्स्ट हाउस फिक्स होता है। फर्स्ट हाउस सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपका ये फर्स्ट हाउस को समझ लीजिए हेड है आपकी बॉडी का। जब यही काट देंगे तो चाहे कितने अच्छे हाथ हो, कितने सिक्स पैक्स निकले हों, कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट। बुद्धि खराब है तो आपकी कुछ भी आप नहीं कर पाएँगे। दैट इज़ व्हाई फर्स्ट हाउस की हेल्थ बहुत अच्छी कैसे देखते हैं हेल्थ? अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठ गया है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइफ़ में चीज़ें स्लो हो रही होती हैं, धीरे हो रही होती हैं। फर्स्ट हाउस में कर्क राशि में राहु बैठ गया है, तो ये व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है। छोटी-छोटी बातों में बहुत परेशान हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हेल्थ ऑफ कुंडली, हेल्थ ऑफ फर्स्ट हाउस। इसी तरह से कोई मेलेफिक 2 प्लैनेट एक साथ बैठ गए, मार्स, मरकुरी फर्स्ट हाउस में आ गया है। उसके बाद देखा जाता है अच्छा कोई नहीं बैठा, खाली है मेरा फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होता है, वो हुँ। नंबर राशि का नंबर होता है और हर राशि का एक मालिक होता है। वो हम लिस्ट लगा देंगे तो ऑडियंस समझेगी। आप देखिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ गया? किस और दूसरे हाउस में चला गया? फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर का जो लॉर्ड है वो सन है, सूर्य है। आपको देखना है सूर्य कहाँ गया? अगर ये सूर्य 8th हाउस में आ गया, 8th हाउस है डेथ का, 8th हाउस है पेन, सफरिंग का, लॉसेस का, तो आप चले गए लॉस में, लाइफ़ चली गई पेन एंड सफरिंग में। ऐसे लोगों की लाइफ़ में हर दूसरे कदम पे एक समस्या आने लग जाती है, चाहे कुछ भी कर लें। इसी तरह से जो हमारा 11th हाउस है वो हमारी इनकम होती है, गेन्स होते हैं। तो 11th हाउस में देखिए कि कौन-सा नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 11 नंबर लिखा है, हुँ। तो 11 नंबर के मालिक शनि हैं। अगर वो वहाँ से उठकर 8 हाउस 8वें घर में आ गया, तो क्या हुआ इनकम चली गई आपकी लॉस में, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, आ कम रहा है। ये भी बड़े परेशान रहते हैं। कई लोग इसे पितृदोष भी बोल देते हैं, उस पे हम बाद में अभी आएँगे। हुँ। पर ये कुछ चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें और कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो उनका कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, वो कुंडली में साथ में नहीं बैठने चाहिए। जैसे कि एक कंजंक्शन है सूर्य और राहु का। सूर्य राहु का कंजंक्शन आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है, लॉ में बहुत अच्छे आगे भी ले जा सकता है, बट कई सारी समस्याएँ भी देता है। समस्याओं में सबसे पहली है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इज़्ज़त नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता जितना आप डिज़र्व करते हो। नो डाउट सूर्य राहु को लेकर भी आप लाइफ़ में बहुत आगे जा सकते हो, बढ़ सकते हो, बट ये चीज़ खटकती रहेगी हमेशा मन में। ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन, एक ही साथ बैठ जाएँ कहीं भी कुंडली में, तो क्या होता है बंदा राइज़ बहुत करता है, बहुत अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे जाता है, बट हमेशा चिढ़ने वाले और जलने वालों से घिरा हुआ रहता है। तो ये भी एक लाइफ़ का दुःख है, दर्द है। तो ऐसे कुंडली में कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बता सकती हैं कि कुंडली की हेल्थ अच्छी है कि खराब है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएँ कुंडली में, हुँ। तो कुंडली थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अच्छे कॉम्बिनेशंस भी हैं जैसे कि 9th हाउस में जुपिटर बैठा है आपका, लग्न में जुपिटर है, लग्न में शुक्र बैठा है अकेले आपका अपनी राशि में बैठा है। लग्न मतलब फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है? तो पहले घर को हम लग्न बोलते हैं और पहले घर में जो नंबर लिखा होता है उसे हम उस लग्न की उस राशि का लग्न बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले घर में अगर आपके नंबर 6 लिखा है, हुँ। 6 नंबर कन्या राशि है, तो हम बोलेंगे कन्या लग्न की कुंडली है। तो क्या होता है और बाकी सारी राशियाँ एंटी क्लॉकवाइज़ इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे देखा जा सकता है कि कुंडली अच्छी है कि खराब है। ओके। सर ज़ोडिएक साइन की हिस्ट्री क्या है? कैसे फिक्स होता है कि आपको कन्या राशि मिलेगी, आपको कुंभ मिलेगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट राशियाँ होती है ना? यस, तो यस। ये इसकी हिस्ट्री क्या है? कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मुझे आपके पॉडकास्ट में आना था, तो आपने मुझे एक एड्रेस दिया, हुँ। वो एड्रेस मैंने गूगल में डाला, मैप देखे मैं आपके घर आ गया। पता चल गया कि यहाँ पर आपका स्टूडियो है। अब सोचिए ये तो पृथ्वी में हमने हर जगह मैपिंग कर रखी है। पहले एक कंट्री है, फिर उसके अंदर एक राज्य है, राज्य के अंदर शहर हैं, शहर के अंदर मोहल्ला है। ऐसे ही सोचिए स्काई को कैसे हम समझेंगे कि कौन-सा प्लैनेट कहाँ है, कौन-सा प्लैनेट गुड़गाँव में है, कौन-सा प्लैनेट नोएडा में है। हुँ। इसके लिए मैप बनाना था। सो क्योंकि प्लैनेट सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं, तो एक सर्कुलर मैप बनाया गया, जिसको 12 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सन एक राशि में 1 महीने रहता है, इस तरह से 1 साल पूरा करता है, तो 12 इसलिए 12 नंबर चूज़ किया गया। ठीक है। अब इन 12 नंबरों को फिक्स रखा गया, जैसे कि गुड़गाँव शिफ्ट नहीं होगा।
आप शिफ्ट हो सकते हो यहाँ से, पर ये घर यहीं रहने वाला है, ये ज़मीन यहीं रहने वाली। इसी तरह से जो राशियाँ हैं, स्काई में फिक्स है कि ये मेष है, उसके बगल में वृषभ है, फिर मिथुन है, फिर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ऐसे सर्कुलर में फिक्स है। अभी इसमें मूव क्या करता है, इसमें राशियों के अंदर प्लैनेट्स मूव करते हैं। वो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और इसी तरह सर्कुलर इसी पाथ में घूमते रहते हैं। अब जिस टाइम पे, जिस डेट पे आपका जन्म हुआ, तो देखा जाएगा कि इस डेट पे और इस टाइम पे कौन सा प्लैनेट किस राशि में घूम रहा था। तो फॉर एग्जांपल आज के कोई बर्थ लेता है, आज के टाइम पे इसी समय पे शनि कुंभ राशि में है। तो अब इस पूरे महीने में जो बर्थ लेगा, उन सब की कुंभ राशि में कुंडली में आपको शनि मिलेगा। और ओके। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। चेंज क्या होगा, फिर आपका होगा कि सबकी में है तो सबकी, ऐसा कैसे? हम्म। ठीक है। चेंज हो जाता है कुंडली का हाउस। हो सकता है कि जो आज सुबह पैदा हुआ हो, उसकी कुंडली में शनि 11वें घर में था। जो शाम को पैदा होगा, उसकी कुंडली में 5वें घर में शनि बैठा था। बैठा दोनों ही कुंभ राशि में, पर हाउस बदल गया, हाउस चेंज हो गया। इसे लग्न बोलते हैं। ये हर 2 घंटे में बदलता है। सूर्योदय से स्टार्ट होता है और बदलते-बदलते 24 घंटे होते हैं, तो हर 2 घंटे में 12 लग्न हो जाते हैं। यानी कि फर्स्ट हाउस में कभी 1, फिर 1 हटा, 2 घंटे बाद 2 नंबर आया, फिर 2 घंटे बाद 3 नंबर आया, फिर 2 घंटे बाद 4 नंबर आया। ऐसे आपका लग्न बदलता जाता है। प्लैनेट्स बदलते जाते हैं, प्रेडिक्शंस बदलती जाती है, कहानी बदलती जाती है। एक सवाल और है। कुछ लोगों का ये बड़ा देखा है मैंने, ऑनलाइन ही देखा है। बोलते हैं यार हम बहुत मेहनत करते हैं, बट जितनी हम मेहनत करते हैं उतना शायद फल नहीं मिल पाता। अब इसके पीछे अब आप ही मेरे को बताइएगा कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है, रिलेशन मतलब रिलेटिव्स का कितना बड़ा रोल रहता है। क्या वो चीज़ें भी हमारे ग्रह को इफ़ेक्ट करती हैं? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, उसको हम इंटरलिंक्ड डेस्टिनी कहते हैं कि अ, अगर पेरेंट्स के हॉरोस्कोप में मार्स वीनस टुगेदर है, तो बच्चा जल्दी नहीं बोल पाएगा, उसको टाइम लगेगा बोलने में। अगर नानी ने मिसकैरेजेस कराए थे या अबॉर्शन किया था, तो जो नाती होगा, वो उसको बचपन से ही हेल्थ इश्यूज़ होंगे। उसकी बचपन से ही बार-बार तबीयत ख़राब होगी। उसकी कुंडली में आंसर नहीं मिलेगा बच्चे की कुंडली में। नानी से जुड़ा है उसका भाग्य। ऐसे कई लोगों का भाग्य मामा जी से जुड़ा होता है। तो अलग-अलग चीज़ें हैं। येस, आपके जो रिश्ते हैं, वो आपको ऐसे ही नहीं मिले हैं, रैंडमली। हुँ। ये सब आपके पुनर्जन्म के कर्म हैं, जो ये इस जन्म में रिश्ते बनकर आए हैं। 5th हाउस में अगर किसी का वीनस है, तो जो उसकी वाइफ़ होती है, वो पुराने जन्म की है। वो लव मैरिज करने की तरफ इंक्लाइंड रहता है। आप देखिएगा 5वें घर में जिनका शुक्र है, वो जिनसे प्यार करते हो, ऐसा लगता है कि यार तुम्हें तो बहुत टाइम से जानते हैं, पर मिले तुम अभी हो, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है उनका। तो वीनस इज़ लव, वीनस इज़ मैरिज, 5th हाउस इज़ रोमांस। तो आपका जो पार्टनर होता है पास्ट लाइफ से, 5th हाउस इज़ पास्ट लाइफ ऑल्सो। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। यस, आपके रिश्ते एक फ़र्क डालते हैं, बहुत फ़र्क डालते हैं। और पेरेंट्स का कर्मा का संतान पे कितना इफ़ेक्ट आता है? बहुत फ़र्क पड़ेगा पेरेंट्स के कर्मा का। एक तो एक ही घर में रहना है, ठीक है? हुँ। सो पापा-मम्मी में अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो बच्चे पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। उनके कर्म, जैसे कि चलो मैं अब आपको थोड़ा और डिटेल में बता दूँ। अगर एक कपल है, पूर्णमासी को या फिर अमावस्या को इंटरकोर्स करते हैं और उससे बेबी आता है, तो उस बेबी की आप देखोगे बुद्धि मंद होती है। वो धीमी बुद्धि का व्यक्ति होता है। इसी क्योंकि इस समय चंद्रमा अपनी हाई एनर्जी पे है, एकदम एक्सट्रीम वाली एनर्जी पे। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पूर्णमासी अमावस्या को फिज़िकल रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए। बेबी की हेल्थ पे आएगा इसका प्रभाव। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके। और कर्म और कुंडली का क्या रिलेशन है? कैसे मतलब कर्म कुंडली डिसाइड ही करेंगे? डिसाइड करेगी आपका कर्म क्या-क्या है। आप अच्छा, जहाँ कर्म भी, नहीं डिसाइड करते? फिर मैं ये कहूँगा ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? ओके। एंड मेरे हिसाब से आपकी कुंडली में फिक्स है कि आप क्या-क्या कर्म करेंगे। आप कहाँ कब तक आपको धक्के खाने हैं, कब तक आपको राजा बन के रहना है, ये सब कुंडली में फिक्स है। तो जब तक धक्के खाने वाला समय है, आप कुछ भी कर लो, आप लोगों से बेहतर भी होगे, बहुत बेहतर भी होगे, नहीं मज़ा आएगा। उतनी शोहरत नहीं मिलेगी और जब वक़्त आएगा अपने आप, तो सारी चीज़ें आपकी सेटल होने लग जाएगी। जहाँ बल्ला घुमाओगे वहीं बॉल आने लग जाएगी आपके। तो ये वक़्त-वक़्त की बात है। सो कुंडली कुंडली ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ओके, भाग्य ज़्यादा बड़ी चीज़ है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। कुंडली में दोष के बारे में हमने सबने सुना है यस। कि कुंडली में दोष लग गया। क्या होता है कुंडली में दोष लगना? दोष लगना होता है समस्या। दोष मतलब आप समझ जाओ प्रॉब्लम है। अब जैसे एक दोष बोला जाता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष अच्छा हमारी एंसेस्टर्स या जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें नहीं मिलता। हुँ। ये अभी बहुत रिसेंट का फॉर्मूला है, ठीक है? काल सर्प दोष होता क्या है कि राहु केतु ये हमेशा अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। अगर आप कोई कुंडली उठाओ, मैं एक पिक्चर दूंगा, आप लगाइएगा यहाँ पर।
राहु केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ गए तो कहा जाता है राहु केतु ने इन सबको जकड़ लिया। ये हो गया काल शब्द दोष। काल शब्द दोष जब कुंडली में आ जाता है तो लाइफ में हर काम आपका फेल होता है, एंड मोमेंट पे जाकर फेल होता है, चीज़ें बहुत स्लो हो रही होती, शादी नहीं होती, बेबी नहीं होता लोगों को, ठीक है। शादी के बाद मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती। एजुकेशन बच्चे उस घर में जो बच्चे हैं अगर काल शब्दों से, तो एजुकेशन नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि राहु केतु ने सबको टाइट पकड़ लिया। अब कोई प्लेनेट अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है, तो ये काल शब्दों से प्रॉब्लम्स लेकर आता है। जैसे मैंने शनि राहु का आपको बताया, उसका नाम था पिशाच योग। ऐसे ही एक विष योग होता है, सैटर्न एंड मून। अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ किसी हाउस में बैठा है तो एक तो आपकी मदर को आर्थराइटिस होने की प्रॉब्लम पूरी पॉसिबिलिटी है। मदर के घुटने खराब हो जाएंगे, उनका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। और आप हमेशा अपने मन को ऐसा देखोगे कि बोझ है मन के ऊपर, कुछ भारी भारी सा लग रहा है। आपको हमेशा लगेगा कि ना प्रेशर फील करोगे, विदाउट एनी रीज़न करते रहोगे, क्योंकि मून आपका मन है, शनि अंधकार है, शनि लॉर्ड ऑफ पेन है, वो आपके मन के साथ बैठा है, तो आपके मन में दुख रहता है। इसे कहते हैं अशांत रहता है मन हमेशा। इसी तरह से चंद्रमा छठे, चंद्रमा आठवें में आ जाए तो मन अशांत रहता है। फिर एक योग बनता है वीनस राहु, अगर टुगेदर है हॉरोस्कोप में साथ में है, वीनस मरकुरी साथ में है, इनको अगर मंगल या राहु की दृष्टि मिल जाए तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी उत्तेजना और डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत हाई होता है। तो अब ये कुंडली में आए तो अब जब आप ये करोगे तो क्या होगा, एक तो वेल्थ लक डाउन हो जाएगा, दूसरा आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही एक गुरु चांडाल दोष होता है। गुरु चांडाल में यानी जुपिटर और राहु एक साथ एक कुंडली में आ जाते हैं। अब जब ये होता है तो आपको कोई टीचर नहीं मिलता, कोई मेंटोर नहीं मिलता, कोई सिखाने वाला, हाथ पकड़ने वाला लाइफ में नहीं मिलता। खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही आगे बढ़ना है। आप अपने घर के आसपास करियर नहीं बना पाएंगे। आप देखना जिनका जुपिटर राहु, उनका करियर विदेश में या फिर घर से दूर ही बना जाकर। तो ये अब सोचिए, ये बात अगर आपको पहले से पता चल जाए कि यार मेरी कुंडली में जुपिटर राहु साथ में बैठे हैं, तो आप क्या कम उम्र में घर से दूर नहीं चले जाओगे? यही तो गाइडेंस है। तो कुंडली सिर्फ गाइड करने का काम कर रही है, चलना आपको अभी भी है, गाड़ी आप ही को चलानी है, रास्ता बता देगी बस। ओके। मैंने ये भी सुना है कि लाइक एक होती है अंतर्दशा, एक होती है महादशा। तो दशा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या हमारे प्लैनेट्स को वो कितना इफेक्ट करती है, अंतर्दशा और महादशा? ओके, सो इसको थोड़ा और आगे से समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, आपकी कुंडली बन जाती है जब आपका टाइम, वो प्लैनेट जिस राशि में बैठा होता है। जी। अब एक राशि इतनी बड़ी है तो प्लैनेट यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, ये कैसे पता करें? इसलिए इन 12 हिस्सों में तो बांटा हमने स्काई को, फिर हमने इसको 27 पार्ट्स में और बांट दिया, उसको हमने नक्षत्र का नाम दिया। हर एक राशि में नक्षत्र, लगभग 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का 1/4 1/4 पार्ट आता है। और अगर देखा जाए तो 9 पद बोला जाता है। एक राशि में नक्षत्र के 9 पद आते हैं। पद क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे ये राशि है, इसमें छोटे छोटे 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का 1/4 पार्ट आया। अब एक नक्षत्र के अंदर भी 4 पार्ट है। जैसे एक नक्षत्र का नाम अश्विनी है, अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, अश्विनी 4। तो ऐसा बोला जाएगा कि आप अगर चंद्रमा की बात लें, चंद्रमा मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी 3 में है, तो अब आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पोजीशन पता चल जाएगी कि मून की पिन पॉइंट पोजीशन स्काई में आज क्या है। तो ये इतना डिटेल में है। अब आप जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा होता है, मैं एक लिंक दूंगा नक्षत्र कैलकुलेटर का, फ्री है सबके लिए, ठीक है, आप इसके नीचे लगा दीजिएगा। हर किसी को अपना जन्म का नक्षत्र पता चल जाएगा और राशि पता चल जाएगी, ठीक है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के मालिक की पहली दशा आपको मिलती है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप कुंभ राशि के हो, सद्भिक्षा नक्षत्र के, तो सद्भिक्षा का मालिक राहु होता है, तो आपकी लाइफ की पहली दशा राहु की होगी। उसके बाद साइकिल फिक्स है, तो राहु के बाद जो साइकिल चलती है वो चलती जाएगी। पहली दशा केतु होती है, फिर शुक्र है, फिर सन है, मून है, उसके बाद मार्स है, फिर राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी। तो इस तरह से फिक्स होता है। मरकुरी खत्म, फिर से केतु से स्टार्ट हो जाएगी। और हर एक दशा का, इसे महादशा बोलते हैं, इनका टाइम फिक्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो शनि की दशा है वो 19 साल की होती है, शुक्र की दशा 20 साल की चलती है, वहीं पर केतु की दशा सिर्फ 7 चलती, 7 ईयर्स, ठीक है। तो हर दशा, महादशा का टाइम फिक्स है। तो महादशा का टाइम बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना 20 साल, तो शनि की दशा चल रही है, शुक्र की दशा 20 साल चल रही है। इसके अंदर अंतरदशाएं चलती हैं 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल के लिए, इन्हीं 9 ग्रहों की, और इसी पैटर्न में केतु, वीनस और सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी।
इसी पैटर्न में चक्र चलता है। ये अंतर्दशा, अंतर्दशा के अंदर होती है प्रत्यंतर दशा, जो कि बात करती है 6 महीने, 8 महीने, 18 महीने की। उस प्रत्यंतर दशा के अंदर होती है सूक्ष्म दशा, जो बात करती है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्या होगा। फिर सबसे नीचे आती है अति सूक्ष्म दशा, जो बात करती है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में क्या होगा। तो इस तरह से पूरा एक महादशा का सिस्टम है, बड़ा, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। और इसको पूरे को बोला जाता है विंशोत्तरी महादशा, यानी क्योंकि ये पूरा अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो 120 साल का है, तो 120 ईयर्स की पूरी ये साइकिल होती है। पहले इंसान जी जाते थे 120 साल, अब नहीं जी पाते, ठीक है। तो अब 80 साल तक ही आपको दशाएं मिलती हैं। कई सारी दशाएं आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते लाइफ में। अच्छा, दशाओं के सिस्टम भी परम जी अलग अलग हैं। बताइए प्लीज। एक ये दशा सिस्टम जो मैंने बताया, ये ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का दशा सिस्टम है। ऐसे ही एक दशा सिस्टम होता है जेमिनी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। लाल किताब में बोलते हैं 35 साला चक्रा। वो 35 साल आपकी लाइफ के 35 साल के पीरियड के बारे में बताता है, फिर वो रिपीट होने लग जाता है। ऐसे ही एक दशा होती है कालचक्र दशा, मंडूप दशा। ऐसे कई सारे अलग अलग दशाओं के सिस्टम भी हैं। आप किसी को भी फॉलो कर लो, प्रिडिक्शन वही होने वाली है जो कुंडली में लिखा है। बस क्या ओके। होता है कि कोई कालचक्र दशा में माहिर है, कोई विंशोत्तरी में माहिर है। मैंने ये भी सुना था कि जो शनि की 7.5 आती है वो हम्म। आपके ओल्ड एज लाइक में आती है, लाइक 40 के बाद, ऐसे कुछ नहीं, ऐसी कोई ऐसा बात ऐसा नहीं। है कुछ? शनि की 7.5 राशि के ऊपर आती है, ठीक है। कैसे, इसको थोड़ा सा इलाबरेट कर ओके, सकते हो? तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा रही है? 365। 365। ऐसे जो शनि है वो सूर्य का चक्र लगाता है 30 साल में एक हम्म। चक्र। अब इस 30 साल को अब 12 राशियों में घूम रहा है। जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे वापस आने में 30 ईयर्स लग रहे हैं उसको। तो 30 डिवाइडेड बाई 12, तो एक राशि में मोटा मोटा वो 2.5 साल बिताता है। अब शनि बीइंग अ वेरी ह्यूज प्लेनेट, भारी प्लेनेट, तो होता क्या है कि वो जिस राशि में बैठा है उसका इफेक्ट एक आगे वाली राशि पे और एक पीछे वाली राशि पे रहता है, और जिसमें ओके। बैठा है उसमें तो है ही उसका इफेक्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 राशियां लेते हैं शुरू की, मेष, वृषभ और मिथुन। अगर शनि वृषभ राशि में बैठा है तो उसका इफेक्ट मेष राशि पे भी रहेगा, मिथुन और राशि मिथुन पे पे भी भी रहेगा, रहेगा। और वृषभ पे तो था ही। फिर 2.5 साल के बाद वो मिथुन राशि में आ जाएगा, तो उसका इफेक्ट मिथुन पे भी रहेगा, वृषभ पे जाएगा, और एक आगे वाली राशि कैंसर उस पे आ जाएगा। 2.5 साल यहाँ बिताएगा, फिर आगे चला जाएगा, तो उसका इफेक्ट कैंसर पे रहेगा और मिथुन पे रहेगा और एक आगे वाली राशि पे रहने वाला है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो मिथुन राशि पर जब वो वृषभ में था तब 2.5 साल, जब उस पे बैठा तब 2.5 साल, और जब उसके आगे चला गया तब 2.5 साल। 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 7.5 साल। इसी टाइम पीरियड को 7.5 ही बोलते हैं। और ये हर किसी की लाइफ में कम से कम 2 बार आती है, और अगर आप अच्छे हो, भाग्यशाली हो, तो 3 बार भी आ जाएगी आपकी लाइफ में। 90 साल तक लेकिन जीना पड़ेगा, क्योंकि ये हर 30 साल में रिपीट होती है। तो अगर आपकी आज आई थी तो 30 साल बाद फिर से आएगी वापस। और भाग्यशाली होने की क्या परिभाषा होती है सर? भाग्यशाली होने की परिभाषा ये होती है कि आपके जो काम हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो बहुत ईज़िली हो जा रहे हैं आपके। इनमें प्लैनेट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, एंड यूजुअली इसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जुपिटर का होता है। आप कितने भाग्यशाली होंगे आपकी कुंडली का गुरु बताएगा, जुपिटर बताएगा। जुपिटर 9th हाउस, वेरी लकी, लकी इंसान है ये। सेकंड हाउस जुपिटर इन 10th हाउस, अगेन लकी। बट 10th हाउस में एक चीज़ गड़बड़ हो जाती है कि जितनी नेकी करता है उतने जूते खाता है, ठीक है। जितनी, और ये सुधरता नहीं है ये आदमी, ठीक है। और इसका यही है, इसका कर्म है कि सुधरना है, आपको नेकी नहीं करनी है। नेकी करने का मतलब ऐसा नहीं हेल्प करना बंद कर दो। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी प्रोफेशन है, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का है ना, आपको उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, रूल्स से चलना है। आपको उसमें ऐसा नहीं कि किसी के इमोशंस में आकर आप अपने सामान फ्री में देने लग जाओ उसे, ठीक है। आपके वक्त की और आपके कर्म की एक कीमत है, वो मांगनी पड़ेगी 10th हाउस जुपिटर में। सो ये भी अच्छी पोजीशन है। अच्छी पोजीशन इसलिए क्योंकि धन का मालिक कर्म में बैठा, ये अंबानी जी की पोजीशन, अंबानी जी की कुंडली में मिलता है आपको ये। जुपिटर इन 11th हाउस इज ऑल्सो वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। होता क्या है कि जुपिटर 11th हाउस में, 11th हाउस डिज़ायर का है, जुपिटर के पास कोई डिज़ायर, पंडित जी हैं वो, ठीक है, उनके पास कोई खास डिज़ायर है नहीं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं होते लाइफ में, क्योंकि ये लोग अपने डिज़ायर्स को ओके ओके लेकर चलते हैं। जुपिटर 5th में एक बहुत अच्छी पोजीशन है। तो जुपिटर जितना आपकी कुंडली में शाइन करेगा, और भी हाउसेस में करता है, उतना अच्छा आपके लिए भाग्य होता है, आपका किस्मत होती है आपकी। ओके। बाकी आप अपना भाग्य अपनी भाग्य रेखा से भी जान सकते हो, ठीक है। अगर आपकी भाग्य रेखा पतली है, बिना टूटी हुई है और स्मूथली जा रही है, तो चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं लाइफ में। पर अगर आप भाग्य रेखा पे क्रिस क्रॉस देख रहे हो, आगे जाकर वो टूट जा रही है,
3-4 जगहों से कट आ रहे हैं, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इस लाइफ में। मेहनत तो करनी। अच्छा, मुझे एक एक रैंडम मेरे को एक सवाल याद आया। जैसे हम ग्रह की बात करते हैं, जी। हमारे 9 ग्रह हैं। हम कहते हैं कि शनि आपकी मेहनत को दर्शाता है। हुँ, हुँ। क्या आप बाकी के ग्रह के बारे में बता सकते हो कौन सा ग्रह किस चीज़ को दर्शाता है? गुड क्वेश्चन। सूर्य से शुरू करते हैं, ठीक है? तो जो सन है, सूर्य है, ये दर्शाता है आपके फ़ादर को, फ़ादर की वेल-बीइंग को, आपकी रिस्पेक्ट को और आप कितने प्रसिद्ध होगे वो सूर्य डिसाइड करेगा। सूर्य आपकी ईगो भी है, आपका एरोगेंस भी है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो लाइफ में जब इनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी, हुँ। तो सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य आपकी आईज़ भी है और आपके बाल भी हैं, हेयर भी है। तो आप कभी-कभी देखोगे जिनका सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है ना, उनके बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ टकला बनने लग जाता है, या सूर्य मजबूत की निशानी ही होता है कि कम उम्र में जेनेटिक्स अच्छे होने के बावजूद भी बाल झड़ जाएँगे। आँखों में चश्मा जल्दी लग जाता है, क्योंकि सूर्य में तपिश बहुत है। वो आपको टकला करने लग जाता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है सूर्य कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो सूर्य ये सारी चीज़ें गवर्न कर रहा है। वहीं पे जो चंद्रमा है, ये आपकी मदर की हेल्थ, आपका मन, आपकी मन की शांति, आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो सेंसिटिव नेचर है, जो कैश फ्लो आपकी लाइफ में हो रहा है और आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मून गवर्न करता है। तीसरा जो प्लैनेट है वो मरकुरी। मरकुरी आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, आपकी बिज़नेस करने की स्किल्स, आपकी बेटी, आपकी जो डॉटर है उसको रिप्रेज़ेंट करता है, और आपकी एजुकेशन को भी मरकुरी रिप्रेज़ेंट करता है। मेनली मरकुरी इंटेलेक्ट को रिप्रेज़ेंट करता है। फोर्थ प्लैनेट हमारा वीनस। वीनस इज़ ऑल अबाउट लग्ज़री, लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। बहुत प्यारा प्लैनेट है, बहुत स्वीट प्लैनेट है। और वीनस को आप किसी का समझना है ना वीनस अच्छा है या नहीं, उसके कपड़े देख लीजिए और उसकी ज़ुबान देख लीजिए। हुँ। कई बार कपड़े अच्छे होते हैं, ज़ुबान गड़बड़ गलत होती है, ठीक है? मतलब जब वो बोलता है तो टोन में गालियाँ निकल रही हैं, या फिर बहुत हार्श टोन में बात कर रहा है, तो वीनस अच्छा नहीं है। आप कभी किसी बहुत रिच व्यक्ति से मिलना, जो सच में जो असली वाले रिच हैं, वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वाले नहीं, ठीक है? अच्छा। आप हाँ। देखोगे वो बहुत अदब से बातें करते हैं, बहुत इज़्ज़त से, बहुत हम्बल होकर बातें करते हैं। वो वीनस दिखाई देता है उनमें कि यस, ये वीनस ओरिएंटेड पर्सन है। तो ये है वीनस। इसलिए वीनस की रेमेडी में पता है क्या बोला जाता है? अगर आपको वीनस ठीक करना है, तो आप लगभग 40 दिनों तक, 40-50 दिनों तक गाली-गलौज किए बिना अपनी ज़ुबान का यूज़ करिए। कुछ किसी को बुरा बोले बिना अपनी ज़ुबान का यूज़ करिए। बहुत टफ़ है वैसे ये करना आज के टाइम पे। हुँ। करके देखिए, 40 दिनों तक खाना बिल्कुल सात्विक खाइए। कोई तामसिक भोजन मत करिए, वीनस के रिज़ल्ट मिलेंगे। अब ये रेमेडीज़ मैं बताता हूँ लोगों को, पर बोरिंग लगती है, ठीक है? कि ये क्या है, खाना-पीना ठीक करने को बोल रहा है ये आदमी। जब तक वो ताबीज़ ना पहनाओ ना किसी को, तो मज़ा नहीं आता आजकल जनता को, ठीक हाँ। है? केवल वो टोटका बताओ ना कि ये पहन लो, बस आएगी लक्ष्मी छप्पड़ हुँ। फाड़ के। सो वीनस हो गया, वीनस के बाद मार्स आता है। हुँ। मार्स कमांडर है, सेनापति है ग्रहों का, और ये आपकी लाइफ़ में एनर्जी को शो करता है। कि आप कितने एनर्जेटिक होंगे और आप कितने गो गेटिंग नेचर के होंगे। आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो लोग मांगलिक होते हैं, दे आर प्रोन फॉर बीपी, ब्लड प्रेशर। दे आर प्रोन, क्योंकि उनका मंगल ऑलरेडी बहुत हाई है, जो मांगलिक लोग हैं। इसीलिए नेक्स्ट प्लेनेट जो हमारा आएगा सैटर्न। सैटर्न हमारी लाइफ में वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, मोटा पैसा, ठीक है? तो छोटा पैसा मून, मोटा पैसा शनि, ठीक है? तो शनि के बिना किसी की लाइफ में मनी नहीं आता। और ऑल्सो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपके हार्डवर्क को, अथॉरिटी को, और आप कितने देर तक काम कर सकते हैं, ये भी शनि रिप्रेजेंट करता है। कई लोग होते हैं ना 2 घंटे ही बैठ पाते, फिर बैठ ही नहीं, 2 घंटे बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। कई लोग होते हैं एक काम में वो 10 घंटे बैठ सकते हैं, तो शनि अच्छा होता है उन लोगों का। शनि पेन का भी कारक है, तो कहाँ-कहाँ लाइफ में चैलेंजेस आएँगे। आपकी कुंडली में शनि जिस हाउस में बैठा है, ये बता रहा है कि आपको रोना किस हाउस के लिए है, किन चीज़ों के लिए आप रोओगे लाइफ में, और क्या चीज़ें ठीक करके ये प्रॉब्लम हटेगी। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल, सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, मैंने बताया कि चीज़ें स्लो होती हैं, डिले से होती हैं, धीरे-धीरे होती हैं, शादी भी बहुत डिले से हो सकती है। सेकंड हाउस में शनि आता है, ये फूड का हाउस है, खाने का, तो इनकी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं होती और पैसे बचाने की हैबिट ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसी तरह से जब थर्ड हाउस में सैटर्न आता है, थर्ड हाउस में सैटर्न भाई-बहनों से ज़्यादा अच्छी से नहीं बनती है, ट्रैवल करते हैं तो चोट लग जाती है इन लोगों को, और यहाँ पर ये कम्युनिकेशन आपका चैलेंज है कि लाइफ में कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा है अगर, तो माताजी को हड्डियों का दर्द हो सकता है, पैरों में खासकर दर्द होगा, परिवार में कलेश हो सकता है, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और डिसबैलेंस रहेगी आपकी फैमिली, तो आपका रोना अपने परिवार के लिए रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका एनवायरनमेंट है, घर का एनवायरनमेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट। फिफ्थ हाउस में है तो रोमांस का हाउस है ये, तो यहाँ पर आपके जो रिश्ते बनेंगे, जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनेंगे, वो टूट जाएंगे। अच्छे अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्या हुआ।
एजुकेशन का हाउस है फिफ्थ, तो जब शनि यहाँ बैठता है तो आपकी एजुकेशन में 16 से 18 साल के बीच में कोई ब्रेक या स्कूल चेंज आपने किया होगा। सिक्स्थ हाउस में जब शनि बैठता है तो ये नौकरी का घर है, तो आपकी नौकरी एक जगह टिकती नहीं, बॉस अच्छा नहीं मिलता आपको, तो ये आपको रोना है इस चीज़ के लिए लाइफ में। सेवन्थ हाउस में शनि डाइवोर्स और मैरिज में प्रॉब्लम, डिले मैरिज, लेट मैरिज ये करवाता है। एट्थ हाउस में अगर शनि आए तो इन लॉज से उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नाइन्थ हाउस में अगर शनि बैठा है तो अब आपका समझ जाओ कि कुंडली कह रही है कि बेटा मेहनत करो, क्योंकि भाग्य के घर में कर्म के प्लेनेट बैठा है, तो वो गवर्न कर रहा है उस घर को। तो जैसे हमारा एटीट्यूड होता है ना, जैसा हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग जैसी होती है, हमारा घर वैसी वाइब दे रहा होता है। आप किसी के घर जाओगे तो अलग अलग तरह की स्मेल आती है आपको, बिल्कुल। एनर्जी भी अलग अलग तरह की फील होती है। तो अब देखिए भाग्य के घर में कर्म का प्लेनेट बैठा है, यानी भाग्य का सहारा मिलेगा ही मेहनत से। तो कुंडली ने कभी नहीं कहा कि आप मेहनत ना करो या आप सिर्फ भाग भरोसे बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोला कुंडली ने। थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस कनेक्टेड है हमेशा से, जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है। थर्ड हाउस हार्डवर्क है, नाइन्थ हाउस भाग्य है आपका, तो आपका हार्डवर्क हमेशा आपके भाग से कनेक्टेड है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको इस लाइफ में। टेंथ हाउस में अगर सैटर्न बैठा है, शनि बैठा है, तो जॉब स्विच होती रहेगी, जॉब एक जगह टिक नहीं पाओगे, आज 2 साल यहाँ आओ, फिर 2 साल वहाँ आओ, फिर 2 साल वहाँ, ये रोना रो रहे हो आप। 11th हाउस में शनि में आप अच्छी दोस्ती का जो क्वालिटी फ्रेंडशिप है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके रिश्तेदारों, इनका रोना आपको रोना पड़ेगा, और प्रमोशन और जॉब जो सैलरी हाइक का रोना रोना पड़ेगा। 12th हाउस शनि इज़ गुड, अच्छा होता है 12वें घर का शनि, बट क्या होता है अगर आप 12वें घर में शनि है तो पहले तो ये विदेश जाने नहीं देता, और चले गए तो आने नहीं देता। सो ये 12वें घर का शनि यूजुअली पावरफुल और अच्छा माना जाता है, अच्छा कमाते हैं। पैसा पैसा। ओके। नजर दोस्त पे बिलीव है आपको? बहुत ज़्यादा बिलीव है, बिल्कुल बिलीव है। मुझे तो वो हम लोग आए ना नव भारत से, तो फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं सुंदर लग रहा था वहाँ पे। हाँ, बस वैसे अवार्ड इवेंट बहुत ही अच्छा था, अच्छा था, मुझे है अच्छा ना? लगा, ठीक है। मैं बहुत कम जाता हूँ, बहुत जगह से बुलावा आता है, पर आपसे मिलना था, मुझे लगता है ये यही सिर्फ इस यही वजह से डेस्टिनी हुआ थी, है। मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है अवार्ड मिलने के हाँ, अलावा, ठीक है। आप मिल गए बस। मुझे आप मिल गए। और देखिए आप मिले, फिर आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये अब बताओ ये क्या है, कौन सी प्लानिंग है ये उसकी प्लानिंग है। उसे कुछ कराना होता है तो लोगों को इस तरह से मिला देता है। कई लोगों के जीवन साथी ऐसे एरोप्लेन में, फ्लाइट में मिल फ्लाइट जाते में हैं। मिल जाते हैं। डेस्टिनी। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या डिफिकल्टीज है? डिफ़िकल्टी है। वैसे अगर कहूँ तो डिफ़िकल्टी ये है कि लोग अच्छे सवाल नहीं पूछते परम जी। एक टाइम पे मेरी 500 रुपए की फ़ीस थी और मैं 3 महीने बातें करता था। जब मर्ज़ी आप मुझसे तब बात कर लो, ठीक है? पर मैंने वो फ़ेज़ में पाया ना कि पीपल स्टार्ट अब्यूज़िंग एस्ट्रोलॉजी। पंडित जी वो काजल आज देख रही थी, वो बगल वाले छज्जे से, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है बताओ ज़रा, ठीक है? काजल को ना तुम जानते हो, बस उसने एक बार गलती देख लिया भाई तुमको, तुम परेशान हो गए हो। उसके लिए तुम ज्योतिष को, अब क्या ये अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। ये ज्योतिष इन सब चीज़ों का आंसर नहीं करता। पंडित जी मुझे ना, मेरी शादी हो रखी है पर मुझे अपनी जो सेक्रेटरी है बहुत पसंद है। तो आप वशीकरण कर दोगे क्या? जो मेरे इशारों पे नाचे। सही में? सच में, ठीक है? तो ये नहीं होता ज्योतिष में ऐसा। एस्ट्रोलॉजी इसीलिए आपकी कुंडली का इसलिए नहीं बनाई गई है कि वशीकरण करा लो। आप वो जो ऐड देखते हो ना कि सौतन आएगी, सौतन से छुटकारा पाएँ, ठीक है? दौड़ती हुई आएगी तेरी बाहों में ठीक है? दिस इज़ द अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और जब आप हर दिन पंडित जी आज पेट में दर्द हुआ, देखो ज़रा कुंडली क्या हुआ है ऐसा? नहीं, रोज़-रोज़ कुंडली नहीं देखी जाती। साल में 1 बार आप किसी को दिखवा लीजिए, 2 बार किसी को दिखवा लीजिए बस। और ऐसा नहीं पूछ, एक तो भाई साहब आया था, छोटा बच्चा था 17 साल का। ये मैं बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको। तो कह रहा था अच्छा पंडित जी आज 17 साल का, पूछ रहा है जब 62 का होऊँगा तब क्या होगा? क्या करोगे जानकर? 62 तक चले जाओगे, तुम इतने पॉज़िटिव क्यों हो पहले तो ये बताओ, कि 62 की एज तक चले ही जाओगे? कई लोग आते हैं पूछते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी ये बताओ। पहले ये पूछो कि लगेगी भी कि नहीं लगेगी। तो लोग सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ज्योतिष को कैसे परसीव करना है ये नहीं जानते हैं। शायद मेरा काम यही है अवेयरनेस फैलाने का, यही मेरा मिशन है, यही मैं करता हूँ। नहीं सर, आप बहुत हुँ। अच्छा कर रहे हो। किसी के चार्ट में मृत्यु के बारे में भी कुछ लिखा होता है? मृत्यु की एग्जैक्ट डेट लिखी होती है कि आपकी लाइफ कितनी बड़ी है, कब तक आप जीवित रहेंगे। मुझसे ये गलती 3 बार हुई है। हम जहाँ से सीखते हैं ज्योतिष, तो हमारे टीचर्स मना करते हैं कि बुरी बातें कम से कम ही बताओ सामने वाले को, बिकॉज़ आपको कई बार नहीं पता होता ना कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। वो ले भी पाएगा कोई क्रिटिसिज्म या कोई बुरी बात, आपने तो बोल दिया उसको कि आपका तो डाइवोर्स का योग है। अब वो बेचारी फीमेल डाइवोर्स नहीं हुआ है तो भी परेशान हो गई अब। तो बताया जाता है कि
बहुत कोशिश करो कि नेगेटिव बातें मत बताओ, और अगर बता भी रहे हो तो विद सम सेंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताओ, या इस तरह से बताओ कि उसको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर एक साइकोलॉजिस्ट बन जाता है धीरे धीरे, बात करने का तरीका सीख जाता है धीरे धीरे। ब्लंट होना ज़रूरी नहीं, हर किसी के साथ नहीं हो सकते आप, कुछ कुछ के साथ हो सकते हो जो झेल सकते हैं ऐसी बातें। सो हाँ, डेथ होती है। 3 बार ऐसा हुआ था कि देयर वॉज अ मैन, उन्होंने मुझे कॉल किया, कुंडली दिखाई, अपनी मदर की कुंडली दिखाई थी। तो मैंने कहा था कि फरवरी में दिखाई थी, और मैंने बोला था कि अप्रैल में इनकी डेथ हो जाए, मेरे मुंह से निकल गया गलती से, ठीक है। और उनको भी बुरा लगा, एज अ सन, बेटा, बुरा ही लगा होगा उनको। बिल्कुल। उन्होंने फिर कहा कि कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने हालांकि कुछ रेमेडीज ज़रूर बताई, पर उन्होंने की नहीं। वो वापस लौट कर सितंबर में आए, बोले मम्मी नहीं रही पंडित जी, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन की, जिसको जाना है वो जाना है, मेरा बोलने का क्या ही ज़रूरत थी। ऐसे एक बेटा था, उसके फादर की कुंडली दिखाई थी, उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी। तो मैंने मुंह से फिर निकल गया कि सितंबर तक का ही टाइम है। सितंबर में फिर एक दिन अचानक से कॉल आया कि पंडित जी से बात करनी है। तो टीम को कॉल किया, तो टीम बोलने लगी अरे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये लेना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, बहुत अर्जेंट है, बात करनी पड़ेगी। सो जब मेरे पता आई, मैंने कहा हाँ बात कराओ। फिर जब दोबारा उसको कॉल की तो उसने कहा पापा नहीं रहे पंडित जी। सो एक एक केस और हुआ था, छोटी बच्ची थी उसका। सो मैं रिग्रेट करता हूँ आज भी ये 3 केसेस। तो हमें मना किया जाता है कि किसी की डेथ के बारे में नहीं बताना नहीं आपको, बताना। क्योंकि आपको नहीं पता कि वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। ये हस्बैंड वाइफ को बड़ी दिलचस्पी होती है कि पंडित जी पहले मैं जाऊंगी कि ये जाएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट होता है। सर सबसे ज़्यादा क्या मतलब क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं लोग बाग आपके पास में? बिग सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मेरे जो सालों से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैरिज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लव इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, शादी और प्यार मोहब्बत। और क्या कॉमन चीज़ें डिस्कस करते हैं, लाइक मतलब अगर आप एक शेयर तो करना चाहें तो? शादी नहीं हो रही है, कब हुँ, होगी? हुँ, हो गई तो पंडित जी, हस्बैंड मेरी नहीं सुनता, मम्मी जी की ज़्यादा सुनता है। और वाइफ से बन नहीं रही है, इंटरेस्ट कहीं और आ गया, अफेयर। और उसके बाद डाइवोर्स कब होगा, ऐसा वाली चीज़ें। एक तो लेडी आई थी, वो कह रही थी पंडित जी बड़ी मोटी पार्टी, एलुमनी कितनी मिलेगी ये बता दो, ठीक है। मुझे एलुमनी के लिए केस लड़ना चाहिए, मिलेगी तो बताओ मैं केस लड़ूं, नहीं मिलेगी तो मैं नहीं लड़ूंगी, ठीक है। तो ऐसे लोग, मैरिज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन जनरल। देन सेकंड इज़ प्रोफेशन, करियर। देयर आर वेरियस पीपल विच हु आर कंफ्यूज अबाउट करियर, और करियर में प्रमोशन कब होगा, जॉब स्विच कब होगी, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। थर्ड में आती है हेल्थ, ठीक है, कि सम पीपल आर वेरी रियली सिक, और सारी दवाइयाँ काम लगा ली पर कुछ हो नहीं रहा है। या फिर कई बार रीज़न नहीं पता चल, जब आपका केतु 6th हाउस में होता है ना, हुँ। तो आपको रीज़न नहीं पता चलता आप बीमार क्यों हो रहे हो। तो ये इस अगर मैं बाइफरकेट करूँगा तो ये सब 60% मैरिज है, 20% प्रोफेशन, 20% हेल्थ। और जब किसी की हेल्थ, कभी जो भी आप एग्जांपल दे रहे थे कि कहीं न कहीं हम ये भी मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का और हमारी हेल्थ का भी कनेक्शन है, जो आपके 9 ग्रहज़ होते हैं। क्या कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे ही होंगे उस कॉम्बिनेशन में? देयर इज़ अ वन प्लैनेट मार्स, और हाउस है 6th, छठा घर बीमारी है, 8वां घर एक्सीडेंट्स है। हुँ, मंगल जब इनसे कनेक्शंस बनाता है तो आपको बीमारियां देता है और एक्सीडेंट्स देता है। मंगल जब राहु के साथ बैठ जाता है तो आपको तेज गाड़ी चलाने का शौक दे देता है, एग्रेसिव होता है ये व्यक्ति, और उसको मज़ा आता है, एड्रेनल रश होता है, डोपामिन हाइक होने में मज़ा आता है इसको। तो मंगल राहु आपको क्रैश कर देता है गाड़ी, इसलिए आप लोग गाड़ी धीरे चलाया करो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वीनस इन 6th, वीनस इन 8th, वीनस विद मरकुरी इंपॉर्टेंट बना सकता है, पॉसिबल है। आप डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बहुत जनरल बातें कर रहा हूँ, ठीक है। हुँ। बहुत सारी चीज़ें और देखी जाती हैं कुछ कंफर्म करने के लिए। सो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो बीमार कर सकते हैं। एंड 6th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। छठा घर इस रोग रिपु ऋण, रोग मतलब बीमारियाँ। वो जिस तरह का प्लेनेट है उस तरह की बीमारियाँ दे सकता है। हर प्लेनेट की बीमारियाँ अलग अलग होती हैं। अगर ओके। बताऊँ मैं आपको? अगर बता सकते हो तो प्लीज़ जैसे बताइए ना? सूर्य जो है वो बाल, आँखें और दिल, हार्ट, हुँ, हुँ। इनको इनके ऊपर गवर्न करता है। तो जब भी आपको दिल की बीमारी होगी या दिल से रिलेटेड कुछ है, सूर्य को देखना पड़ेगा आपको। मून जो है, मून आपके नर्वस सिस्टम, आपके माइंड, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मून गवर्न करता है। मरकुरी आपकी नसों को गवर्न करता है और आपके दांतों को गवर्न करता है। तो अगर आपको दांतों का या नसों का कोई प्रॉब्लम है तो मरकुरी इज़ बैड। मार्स इज़ ऑल अबाउट ब्लड, ठीक है। तो ब्लड कोई डिसऑर्डर है, जैसे बीपी एक छोटी सी बीमारी,
वो ब्लड है, ब्लड से रिलेटेड है, तो ये मंगल की बीमारी है। शनि इज़ बोन, तो आपको हड्डियों का दर्द है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द बना रहता है, बैक पेन हो रहा है, ये शनि की वजह से हो रहा है। राहु राहु आपको कैंसर भी दे सकता है, और राहु अल्सर देता है, कैंसर देता है, ऐसी बीमारियां करता है। केतु डायबिटीज़ और शुगर की बीमारियां देता है आपको। और जो जुपिटर है वो आपके जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे हम्म, लीवर वगैरह हम्म, है, इन सब की बीमारियां जुपिटर की डोमेन में आती है। वीनस के डोमेन में आपकी सेक्सुअल डिजीज़ सारी आ जाती हैं। तो इस तरह से हर प्लेनेट को बीमारियां दी गई हैं। हर हाउस को आपके बॉडी का एक पार्ट भी दिया गया है, वो हम लगा देंगे फ़ोटो यहाँ पे। सो आप उससे प्रेडिक्ट किया जाता है ठीक कि है। किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो दशा एक्टिवेट हुई, प्लेनेट एक्टिवेट होगा, उस बॉडी पार्ट में इशू आ सकता है। ओके, लेट्स एग्जांपल, ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग जो नॉन बिलीवर्स हैं, ठीक है, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये नॉन बिलीवर्स के को भी अप्लाई करेगा सवाल। जो लोगों को नहीं पता एस्ट्रोलॉजी पे, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान है या अपने नौ ग्रह के बारे में उनको पता है, हमने ग्रह हमको शांत करने, लेट्स एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे शुक्र की हम बात करते तो उसके लिए हमें सोना पहनना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे पूरा पूछूं कि अगर हम्म। नौ ग्रह हमको शांत कर रहे हो, हमें कुछ नहीं पता एस्ट्रोलॉजी हम्म। के बारे में, हमको अपने नौ ग्रह शांत तो करने पहले हैं। बताइए, परम जी, पापा ने मारा बचपन में अरे आपको? बहुत। ठीक है। हाँ। तो जब पापा गुस्से में थे आपके, हम्म, तो आप क्या करते थे? पिटता ही था। कुछ कहते थे कि पिटते रहते नहीं, थे? पिटता ही रहता था। तो यूजुअली आप पिटते रहते थे, हाँ। मैं तो कहता था पापा माफ़ कर दो, ठीक है, आगे से नहीं करेंगे, हाँ, ठीक मतलब है, वो ठीक। पूछते थे आगे से करेगा, मैं कहा नहीं करूंगा पापा। सो इसी हिसाब से हमारे जो प्लेनेट है, ये हम्म, पापा के भी पापा हैं, हम्म, ठीक है। और ये बहुत जल्दी मान जाते हैं अगर आप याचना करते हैं, प्रेयर करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। हर एक ग्रह का एक बीज मंत्र होता है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि मुझे इस प्लेनेट की प्रॉब्लम है, हम्म, सो आप उस प्लेनेट का मंत्र पढ़ सकते हैं। पर जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़ें, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ठीक है, पावरफुल मंत्र है। बट लोगों ने मजाक बना दिया। नहा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाड़ी चला रहे हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नहीं, मंत्र पढ़ने का तरीका होता है कि आपको एक आसन चाहिए, उस आसन पे आप बैठोगे रीढ़ की हड्डी सीधी करके, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेस रहेगा, आपके पास एक माला होनी चाहिए, आप काउंट कर सको। और कोई भी मंत्र आपको 1,25,000 बार पढ़ना होता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पढ़ो, आज 100 पढ़े तो 100 काउंट हो जाएगा, फिर कल 200 पढ़े वो काउंट हो जाएगा, ऐसे करके टोटल 1,25,000 बार पढ़ना है। ब्रेक नहीं करना है। अगर दिन में पढ़ रहे हैं तो दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ रहे हैं तो रात में पढ़ना है। ऐसा नहीं आप 2 दिन में जो चढ़ा था पॉडकास्ट देखकर तो पढ़ने लग गए, फिर 3 दिन आलस आ गया, फिर जोश आ गया, ऐसा नहीं कर सकते आप। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और ये लोग करते हैं, लोगों को रेमेडीज़ करनी नहीं आती, सही तरीके से रेमेडीज़ करनी नहीं आती। आप देखते होंगे पहले जो धारावाहिक आते थे, सीरियल आते थे, उसमें हम्म, जो राक्षस लोग होते थे, हम्म, वो एक टाँग पे खड़े होकर ओम नमः शिवाय सालों तक कर रहे होते थे, दाढ़ी बढ़ जाती थी और मौसम चेंज हो जाते थे, ठीक है? तब आके भगवान शिव दर्शन देते थे और वरदान देते थे उनको। तो मंत्र पढ़ना एक तपस्या है, एक डेडिकेशन है, एक डिसिप्लिन है। आप अगर ये करते हैं कि हर प्लैनेट का एक बीज मंत्र होता है, हम स्क्रीन पे लगा देंगे, बस लेकिन प्लैनेट आइडेंटिफ़ाई करना आपको आना चाहिए। वो आना चाहिए। हुँ, वापस से आ जाते हैं हम नजर दोस्त पे। हुँ। सबसे पहले आप ये बताओ, भूतों पे विश्वास है आपको? अ, मैंने कभी नहीं देखा, पर मैंने उनको देखा है जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या देखा अ, है? एक फैमिली मेंबर ही थे, लेडीज़ थीं वो, और अचानक से एक रात को मर्द की आवाज़ में बोलने लग गईं, ठीक है? इत्तेफ़ाक गाँव की बात है, इत्तेफ़ाक से मैं उस दिन गाँव में ही था, ठीक है? मर्द की आवाज़ में बोल रही हैं और बहुत गुस्से में बोल रही हैं और कह रही मेरे पति को मत बुलाना। अब ये चीज़ मेरे लिए देखना बड़े बाकी के घर वाले भी देख के शॉक हैं, ठीक है? नई नवेली दुल्हन है घर की, वो ऐसा कर रही है। तो अब सब परेशान हो गए और वो सुबह से लेके शाम तक ऐसे आँखों में करके, बहुत डरावना वो फेस था, बाल खुले थे, सो वो अब नहीं कर सकता कोई, जानबूझ के भी नहीं कर सकता, वो ऐसा सीन था। उसके बाद एक पंडित जी बुलाए गए पूजा करने के लिए, ओझा बोलते हैं जो ऐसी चीज़ों को हम्म, झाड़ते-फूँकते हैं, तो ओझा पंडित जी बुलाए गए। तो उन्होंने पूजा करने के बाद उन्हीं उन्हीं से बुलवाया कि कैसे आए यहाँ पर। तो उन्होंने एग्ज़ैक्ट सब कुछ बता दिया, जो कि उनको नहीं पता था। जिनके ऊपर ये सब हुआ था, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। हम्म, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी कि वो फलाने तुम्हारे पड़ोसी हैं, उन्होंने उस दिन में ये किया था, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। सो ये ऐसी चीज़ें ये मैंने अपनी आँखों से देखी थी, ऐसी कई सारी चीज़ें मैंने देखी अपनी आँखों से। मैंने कभी खुद से, भगवान की दया से इतना सौभाग्य नहीं मिला कि खुद से देख अच्छा। पाऊँ। ठीक है। कभी जब कभी कोई चार्ट रीड करते तो उसमें ऐसे आभास होते हैं? अ,
2 प्लैनेट होते प्लैनेट नहीं बोलेंगे इसको, एक चीज़ होती है गुलिका और मंदी। ये शनि के पुत्र बोले जाते हैं। कुंडली में ये भी इनकी भी प्लेसमेंट होती है, बट ये बहुत कम लोगों को पता है। गुलिका और मंदी आपको बता सकते हैं कि इस कुंडली वाले व्यक्ति को प्रेत बाधा होगी कि नहीं होगी। तो हैं, बिल्कुल आपकी कुंडली से बताया जा सकता है कि प्रेत बाधा वाली कुंडली है या नहीं है। देयर आर मैनी पीपल जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिनको होते हैं वो यकीन करते हैं, बाकी सब बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसने देखा है वो नहीं ऐसा कह सकता है ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके कमेंट्स में लोग बताएंगे अपनी प्रेत बाधा की कहानियाँ। हाँ, बताना अगर कुछ ऐसी हो तो बताना, of course, बताना, और आप में से अगर जेन्युइन कहानी होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करके कुंडली भी देखूंगा आपकी। बेस्ट है। अब आ जाते हैं नज़र दोष पे। सच में होता है नज़र दोष? नज़र दोष होता है, बिल्कुल होता है। और नज़र दोष को आप इस तरह से लीजिए कि आपकी बॉडी की एक एनर्जी वो डिसबैलेंस हो गई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। नज़र दोष उतारने के लिए, जैसे आप कभी समुद्र के किनारे जाओ, ठंडी हवा चलती है, आपको बहुत रिफ़्रेशिंग फील होता है, वो नज़र दोष उतारने का एक तरीका है, जिसे वायु स्नान कहा जाता है। तो आप जब ठंडी हवा ब्रीज़ में होते हो ना, तो आप बेसिकली वायु स्नान कर रहे हो। आपको अक्सर आप देखोगे कि हिंदुइज़्म में नदियों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि गंगा में नहा लो, यमुना में नहा लो, सरस्वती नदी तो है नहीं, बाकी जो प्रसिद्ध नदियाँ इनमें नहा लो, पवित्र नदियों के नाम दिए गए। तो ये क्यों कहा गया? इसे जल स्नान बोला गया। तो वायु स्नान और जल स्नान से आपकी नज़र हटती है, ऐसे ही अग्नि स्नान से घरों में नज़रें उतारी जाती हैं। आपको याद हो तो जब मम्मी नज़र उतारती हैं तो कुछ ऐसे लेती हैं हाथ में, ऐसे बत्ती, करके, हाँ हाँ, वो भी और करते आग हैं, में हाँ। डाल देती, तो वो अग्नि स्नान है। ठीक है, जब आप भगवान की आरती उतार रहे होते हो, ठीक है, वो भी आपके ऊपर असर करता है, तो आपकी नज़र उतरती है। इसीलिए कहते हैं कि मंदिर चले जाओ, आरती में चले जाओ, तो नज़र उतर जाएगी आपकी। ठीक है, तो नज़र होती है, एंड नज़र इज़ वेरी रियल। ठीक है, बहुत भयंकर होती है, और स्पेशली जिनका ऑरा कमज़ोर होता है ना, उनको जल्दी पकड़ती है नज़र। और जैसे आप सात्विक हो, आप रोज़ डेली भगवान की, किसी भी भगवान की पूजा करते हो, तो योर ऑरा इज़ स्ट्रांग, आपको उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं पकड़ेगी। किनको लगती है नज़र जल्दी वैसे? गंदे से रह रहे हैं, हाइजीन नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, दांत ब्रश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको नज़र बहुत जल्दी लग सकती है। बट उनको कैसे नज़र पूजा लगी? पूजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पाठ नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से रिलीजियस या फिर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो देयर ऑरा इज़ वीक एक्चुअली। ठीक है, तो उनको पकड़ लेती है जल्दी से, उनको नज़र जल्दी लग जाती है। नज़र के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी मौजूद नहीं है। ये सारे लोग, आपके ऑडियंस में भी कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने खुद किया, आपने भी किया होगा कभी ना कभी लाइफ में, कि किसी अच्छी जगह पार्टी से आए तो तबीयत ख़राब हो गई, अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटोज़ डाली, अगले दिन झगड़ा लड़ाई होना शुरू हो गया। कोई नया आईफोन या नया बैग लेकर आए, उसमें स्क्रैच आ गया, नई गाड़ी में स्क्रैच आ गया, नज़र है ये सब। ठीक है, तो ये होता रहता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी जो दादी नानी हैं, इनको नज़र उतारना अच्छे से आता है। सो कुछ नहीं होता है, एक आटे का चोकर होता है, उसमें आप थोड़ी सी तेज पत्ता रखिए, लाल मिर्च रखिए, उसके ऊपर काली मिर्च रखिए, कुछ कुछ दाने आप सबके रखिए। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आप 5 बार या 7 बार सर से घुमाइए और इसे जला दीजिए। मेरी मम्मी तो कहती थी कि पता नहीं बाकियों के घर में होता है या नहीं होता, कि अगर बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है तो नज़र अच्छी लगी थी तगड़ी, अगर बदबू नहीं हाँ, आई, हमारे यहाँ भी यही होता है। बदबू नहीं आई तो हाँ। नज़र नहीं लगी, ऐसी बातें मेरी मम्मी बोलती थी। नहीं, हमारे यहाँ पे भी हाँ। होता है कि अगर जैसे या तो वो होता है ना, बत्ती तेल में भिगो के लगाते हाँ, थे, वो ऐसा भी कि करते अगर हैं, वो यस तेज यस। जल रही है। अलग-अलग घरों में अलग-अलग तरीके हैं नज़र उतारने के, और इट वर्क्स लाइक अ चार्म। तुरंत तबीयत ठीक होने लग जाती है, तुरंत मूड अच्छा होने लग जाता है। कई बार आपको लगता है ना चिड़चिड़ाहट हो रही विदाउट एनी रीज़न, मन भारी-भारी सा लग रहा है विदाउट एनी रीज़न, नज़र हो सकती है आपको लगी। कई बार ऐसे भी बोलती थी कि खुद की नज़र लग जाती थी मम्मी, तो थू-थू कर लो अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी, कुछ के सेंस नहीं है, पर कुछ बातें काफ़ी सेंस बनाती हैं। कुंडली में मांगलिक दोष के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं? अरे बधाई हो, आप मांगलिक हैं, ठीक है, मांगलिक तो बड़ी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, बिकॉज ठीक है। लोगों ने ना इतने मिथ बना रखे हैं, मांगलिक होगा मिथ तो जब ऐसा। बने थे ना जिस टाइम पे, उस समय बात सही थी, हम्म। बिकॉज देखिए मांगलिक होता कैसे, कुंडली में 12 हाउस होते हैं। अगर आपका मंगल 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में और 8th हाउस में बैठा है, तो आप मांगलिक हो। तो 12 में से तो 5 घर तो मंगल ने ले ही लिए, तो इस दुनिया के 43% लोग मांगलिक हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ रेयर हो, लगभग अगर आप देखो तो 10 में से 4.5 लोग मांगलिक हैं। और ये हाफ मांगलिक, फुल मांगलिक यही होता है? नहीं, हाफ मांगलिक और फुल मांगलिक के लिए फिर चंद्र कुंडली में भी देखा जाता है कि लग्न कुंडली में भी मंगल से मांगलिक थे, चंद्र में भी मांगलिक थे, आप तो फुल मांगलिक हो। आप अगर किसी एक में हो तो हाफ मांगलिक हो, ऐसा देखा जाता है। बट मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है। जब आप मांगलिक होते हो ना, तो आप बहुत एम्बिशियस होते हो। मंगल है ना, मंगल इज नाउ पावरफुल, तो आप छोटी मोटी बातें करते ही नहीं हो।
कि मैं ये छोटा-मोटा काम करूँगा, इस तरह की लाइफ़स्टाइल मिल जाए, 20,000 महीने में खुशी नहीं। ये व्यक्ति बहुत एम्बिशियस है, इसे कितना भी मिलता जाएगा, ये और के लिए मेहनत करता जाएगा। चाहिए तो मुझे भी बहुत कुछ, पर मांगलिक वाला मेहनत भी करता है उसके लिए। दैट इज़ व्हाई मैं कहता हूँ बधाई हो आप मांगलिक हैं। मांगलिक व्यक्ति बहुत पैशनेट लवर होता है। जब प्यार करता है तो अपने प्यार को एक सम्मान की तरह देखता है, जिससे भी प्यार कर रहा है ये, कि ये मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी इज़्ज़त है, इसको किसी ने आँच नहीं आने दूँगा मैं। तो ये मांगलिक व्यक्ति होता है, पावरफुल होता है, उसका एटीट्यूड पावरफुल है। अब मांगलिक दोस्त से डरी क्यों दुनिया? मांगलिक लोग सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं। ये इनको बहुत इंटीमेसी पसंद होती है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। पुराने टाइम में भी ये ऐसे ही थे। उस समय मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव्ड या इतना एडवांस नहीं था। सो जो फीमेल मैरिज करती थी मांगलिक व्यक्ति के मेल के साथ, वो बार-बार प्रेग्नेंट हो जाती थी और एक किसी प्रेगनेंसी में उसकी डेथ भी हो जाती थी। तो वहाँ से आया कि मांगलिक से शादी करी थी ना, इसलिए मांगलिक का भी कॉन्सेप्ट पुराने क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं मिलता। ये भी अभी नया इजाद किया हुआ कॉन्सेप्ट है, काल ओके। सर्प दोष की तरह। तो ये फिर ये भी मिथ ही है कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए? देखिए, मांगलिक जो व्यक्ति है ना, उसका डिज़ायर अलग है अपने पार्टनर को लेकर। वो चाहता है कि उसका पार्टनर कंधे से कंधा मिलाकर चले, काम करे मेरे साथ बिज़नेस करे, मैं भी ग्रो करूँ, वो भी ग्रो करे। अब आप उसको कोई हाउसवाइफ़ लाकर दे दोगे, जिसने पढ़ाई-लिखाई अच्छी नहीं करी है, तो सोचिए उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी उसके साथ। सेम सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का। आई थिंक उनके भी डिवोर्स की रूमर्स आ रही हैं। आई डोंट नो कितनी करेक्ट है। पर्सनल बातें हैं किसी के घर की, हाँ। ठीक है, लीव इट। बट आप यहाँ पे ये समझिए कि अब इसको नहीं जमेगा ये, इसको चाहिए कि मेरे जैसा सोच वाली कोई फीमेल मुझे मिले। यही सेम फीमेल को भी चाहिए कि मेरी जैसे सोच। अब एक फीमेल है मांगलिक है, उसे चाहिए कि मैं शादी हो जाए, उसके बाद भी मुझे काम करना है, बिजनेस करना है, अपना करियर बनाना है। तो उसको एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो ओपन हो, जो खुद भी आगे बढ़ने के लिए ओपन हो। तो ये दो मांगलिक की शादी इसलिए बोलते हैं करा दो, क्योंकि ये एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, उनकी इंटीमेट जो रिलेशनशिप होगा वो भी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अदरवाइज एक को इंटीमेसी पसंद नहीं, एक को पसंद, तो कहाँ से चलेगी शादी? और मांगलिक से शादी करने के बाद सामने वाले की डेथ हो जाती है, उसके पीछे का क्या कारण? बताया मैंने कि ये पुराने टाइम पे होता था। ऐसा अब भी कुछ मेडिकल नहीं है। साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। एक बच्चा पालना तो मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो तो कहाँ से बेबी करोगे? एक बेबी भी नहीं कर रहे हैं लोग आजकल। आजकल वो क्या कॉन्सेप्ट है, डिंक, डबल इनकम, नो किड, क्या? अच्छा। ठीक है। तो अब लोग ये जो जेनजी जनरेशन बढ़ रही है, जो मिलेनियल्स अब पेरेंट्स बन रहे हैं, ये इस पे जा रहे हैं। एक आया डिंक आया, एक आया कि डबल इनकम विद डॉग, ठीक है। ऐसे भी कॉन्सेप्ट अब आ रहे हैं। तो अब ये बातें उतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी। मैंने कहा ज्योतिष वक्त के हिसाब से बदल रहा है, क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है। अब वास्तु भी ऐसे ही बदल रहा है। पुराने टाइम के घरों को देखो आप, तो बीच में तुलसी का पौधा होता था, सराउंडिंग में सारा उनका घर, कमरे, ऑफिस जो भी बनाना होता था। बाथरूम घर के बाहर होता था, घर में बाथरूम नहीं बनाते थे। ये सबसे अच्छा वास्तु था, लेकिन आज पॉसिबल ही नहीं है। आप मुंबई चले जाओ, इतनी जगहों में पूरी उन्होंने इमारतें खड़ी कर ली हैं, तो क्या ही वास्तु करोगे आप इसमें? कहाँ बीच में तुलसी का पौधा लगाओगे? ब्रह्म स्थान में तुलसी लगाई जाती थी, ओपन रखा जाता था ब्रह्म स्थान को। ट्रू। लोग जो नहाने की जगह होती थी उसे ईस्ट में बनाते थे, कि यहाँ नहाएंगे, सूर्य की लाइट पड़ेगी, सन की लाइट आएगी, ठीक है। साउथ ईस्ट में किचन बनाया करते थे कि सन की लाइट इधर से आएगी किचन के अंदर। आज ये पॉसिबल नहीं है। तो आज वास्तु उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को उस हिसाब से, कि अब फ्लैट वास्तु आ गया है। अब जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उनके वास्तु की अलग डेफिनेशंस आ गई हैं, तो इम्प्रूव हो रहा है सब्जेक्ट इस हिसाब से। तो मांगलिक आप हैं तो खुश हो जाइए, अच्छी बात है। और मांगलिक के ठीक है। कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं सर? जैसे 12 हाउस हैं कुंडली में, ठीक है। तो मंगल 12वें घर में, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में अगर बैठा है तो आप मांगलिक हैं। साउथ इंडिया में जब आप चले जाते हो तो सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठा है तो उसको भी मांगलिक बोलते हैं वो लोग। साउथ इंडिया में वीनस से भी मांगलिक बोला जाता है, शुक्र से। तो वहाँ पे तो 150% लोग मांगलिक हैं साउथ इंडिया में। तो ये ऐसी चीज़ है ना कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, और इससे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। एक मांगलिक नॉन मांगलिक से बिल्कुल शादी कर सकता है। कई उन्हें शादी करी है, मेरे पास आती है कपल कुंडली आती है, कपल आते हैं, 17-18 साल हो गए शादी के। एक मांगलिक था, एक नहीं था मांगलिक। बस क्या है कि मैं मांगलिक हूँ, दूसरे का मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। वो मंगल 10th हाउस में भी स्ट्रांग है, 7th में भी स्ट्रांग है, फर्स्ट में भी स्ट्रांग है, या वो किसी ऐसी राशि में बैठे जिसमें स्ट्रांग हो रहा है, तो वो तभी शादी चल जाती है। और अगर आप पूरी लाइफ भर लाइक अच्छे कर्म करते हुए आ रहे हो, अच्छी वाणी बोलते हुए आ रहे हो, क्या आपके कर्म आपकी कुंडली बदल सकते हैं?
कुंडली तो नहीं बदलेगी, कुंडली तो जो थी वही रहने वाली है आपकी, ठीक है। आपके कर्म आपको पीस दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं कि एटलीस्ट आई ट्राइड, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हो, और वो एक वो कहावत है ना कि भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान ने लिखा हो कि मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, ठीक है, आपके भाग्य में। सो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपना कर्म करते रहिए। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे तो आपका जो पोटली है वो भरता जाता है। एक शब्द होता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं परम जी। प्रारब्ध का मतलब होता है कि पास्ट लाइफ का अच्छा या बुरा कर्म आप इस लाइफ में लेकर आते हो, उसी हिसाब से आपको कुंडली मिलती है, पेरेंट्स मिलते हैं, घर मिलता है, देश मिलता है। कुछ लोगों की ये पोटली अच्छे कर्मों से भरी हुई होती है। दैट इज़ वाई उनकी इस लाइफ में उनको बचपन से ही अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छे रिसोर्सेज, अच्छे दोस्त, अच्छे पेरेंट्स मिल रहे होते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ में उनके साथ दे रहे होते हैं। कुछ लोग अपनी इस पोटली में, कर्म की पोटली में बुरे कर्म लेकर आए होते हैं, तो उन्हें बचपन से ही स्ट्रगल देखने को मिलता है। अच्छा, ये पोटली में ज़रूरी नहीं किसी का ज़्यादा है अच्छा कर्म, किसी का थोड़ा है अच्छा कर्म, तो क्या होता है कि कुछ टाइम तो बहुत अच्छा जाता है, फिर बैड हो जाता है। किसी का बुरा कर्म कम है तो कुछ टाइम बुरा जाता है, फिर वो शाइन करने लग जाता है। तो ये इस तरह से काम करती हैं सारी चीज़ें। बट आपको लगता है सर लोग बाग रियलिटी की तरफ मूव इन कर रहे हैं? बिकॉज जो मैंने देखा है, अगर हम टीयर 1 सिटी में, अगर आप टीयर 1 सिटी के लाइक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर रेंज में रह रहे हो, कुछ हद तक लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, कुंडली पे बिलीव करते हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओ, लाइक 100 किलोमीटर अगर आप पार कर जाओ, ठीक है, टीयर 2 में आप एंटर कर जाओ, वहाँ पे लोग बाग पता क्या है, अरे कुछ नहीं होता, कुंडली मुंडली, ठीक है, अपना कर्म करो। तो आ, कुछ ऐसे केसेस या कुछ ऐसी एक्सप्लेन आप करना चाहोगे कि कितनी देखिए, अगर रियलिटी है या सच में लोग बाग ट्रस्ट कर रहे हैं? अगर आप कुंडली को देखकर आलसी हो रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि कुंडली के बताए गए उपाय कर लूँगा मैं तो सब बेहतर हो जाएगा, तो आप डिल्यूज़न में हो, परेशानी में हो। अगर आप हॉरोस्कोप को इस तरह से ले रहे हो कि यार इससे कुछ कुछ आइडिया आ जाएगा या कोई गाइडेंस मिल जाएगा, जैसे अभी मेरी बात हुई थी एक लड़के से, वो बस ये पूछने आया था कि बिज़नेस ही करना है मुझे, क्लियर है, बस किस फ़ील्ड में करना है थोड़ा उसने 4 ऑप्शन आगे से बताए, मैंने उसमें से एक सेलेक्ट करके उसको बताया, उसकी चार्ट्स में जो फ़ेवर कर रहा था। उसने बात की, चला गया वो। सो इस तरह से भी हॉरोस्कोप काम करता है आपका, कि गाइडेंस लेनी थी, कुछ क्लैरिटी लेनी थी, दिमाग में काफ़ी सम क्वेश्चंस थे, आपके क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तो इस तरह से भी काम करना। अब बिलीव करना या ना बिलीव करना, आप देखोगे जो आप विलेज विलेज में अगर आप चले जाओ, सो वहाँ पे वो टोटकों में भी बिलीव करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं। और आप विलेज में चले जाओ तो दे आर मोर रिलीजियस देन अस। आप जितना भी देखोगे गणेश विसर्जन हो रहा है, कौन जा रहा है इनमें? कोई अरबपति आपको सड़कों पे बहुत कम दिख रहा है, करोड़पति अरबपति। दिल्ली में जो 50 लाख रुपए कमा रहा है साल भर का, वो नहीं जा रहा नवरात्रि के या फिर रामनवमी के उसमें बैंड बाजे में नाचने। वो हाँ, नहीं दशहरा वशहरा वो नहीं होता, कोई नहीं सेलिब्रेट कर जाता। रहा, वो नहीं सेलिब्रेट कौन कर रहा है? ये जो हमारे विलेजर्स हैं, हमारे गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, या टीयर 1 सिटी जिसे आप कह रहे हो, वो लोग सेलिब्रेट, दे आर मोर रिलीजियस। और जब आपका थोड़े सा आप बढ़ जाते हो तो देन इट ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तब आपको स्पिरिचुअलिटी समझ में आती है। और अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये जितनी भी ज्ञान की बातें हैं ना, ये जब पेट भरा होता है ना तभी समझ में भी आती हैं। आपका पेट नहीं भरा है ना तो ये पॉडकास्ट नहीं देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि कल शाम की रोटी कैसे आएगी घर में। तो जब पेट भरा होता है ना तब फिलॉसफी समझ आती है, बातें होती हैं फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की। सर ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत सारे ना पॉडकास्ट सुने हैं मैंने, कि जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो ना, उसके बाद ही आप ऐसा ज्ञान देते हो कि जो उस समय आपको सुन रहा है उसके मन में ये चलेगा, अरे हाँ तूने सब कुछ अचीव करने के बाद तू ये ज्ञान दे रहा है। मतलब मुझे कॉन्सेप्ट ना सही नहीं लगता है। ऑथेंटिसिटी। अभी कोई व्यक्ति सड़क से उठकर ज्ञान देगा, आप कहोगे अरे जाओ यार अपना काम करो। पर अभी अडानी जी आ जाएं और अडानी जी कह दें कि बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो रोज़ सुबह शीर्षासन किया करो, ठीक है, आपको लगेगा ज़रूर कुछ बात होगी। ऑथेंटिसिटी। तो जब आपने कुछ कमाया होता है, कुछ होता है आपके बैगेज में, तो पीपल आपको ऑथेंटिक मानने लग जाते हैं। ये एग्ज़ाम्स में होता है। किसी कोई एग्ज़ाम हुआ है, सपोज़ बैंक का, उसमें किसी की AIR 1 आ गई है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो बहुत होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो टॉपर होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं फिर, कि मैं तो 24 घंटे में 25 घंटे की सिटिंग मारता था, ठीक है, और जनता फैन हो जाती है, ओ माय गॉड भैया आप ही के जैसा बनना है। तो व्हेन यू हैव अ टैग, जब सक्सेस का टैग है या किसी अचीवमेंट का टैग है, तो आपकी वो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और कुछ बातें ना परम जी वक्त के साथ समझ आती हैं।
जैसे जब आप पॉडकास्ट नहीं करते होगे और इन लोग कोई मूवी देखते होगे, कोई किसी और का कोई यूट्यूब वीडियो देखते होगे, आपको रियलाइज़ नहीं होता होगा कि कितनी मेहनत का काम है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है? रियलाइज़ होता है आपको लगता है कि क्या यार कॉमेडी कर रहे हैं, वकैती कर रहे हैं, बताओ पैसे कमा रहे हैं। एक्चुअली। लेकिन आज आपसे पूछे कि शूटिंग करना, कैमरा सेट करना, टीम को बुलाना, गेस्ट को बुलाना, टाइम निकालना, इट इज़ नॉट अ ईज़ी जॉब। ऐसे ही जब कोई बिज़नेस नहीं कर रहा होता है ना, तो बहुत ईज़ी होता है कि उसको क्रिटिसाइज़ कर दो कि तुम्हें बिज़नेस करना नहीं आता। लेकिन जब आप अपना बिज़नेस शुरू करते हो तब आपको पता चलता है। अभी तो आप ज़ोमैटो के रिव्यू दे देते हो, बैड रिव्यू। आप किसी के भी गूगल में किसी के आज मुझे बहुत बुरा लगा रिव्यू दे देते हो। लेकिन जिस दिन आप ओनर बनोगे ना, एक-एक रिव्यू इतना चुभता है दिल में, वो तो आपको तभी समझ में आएगा। तो कुछ बातें एक स्टेटस, एक लेवल के ऊपर के लोगों को ही समझ में आती हैं। जैसे बिज़नेस की हो गई, पॉडकास्ट की हो गई। तो आज आप जिन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, लाइफ़ कभी ना कभी आपको उनके जूतों में रखेगी। आपको तब उनके दर्द और उनकी समस्याएँ समझ में आएँगी। जैसे ज़ोमैटो पे मुझे भी कभी खाना लेट मिल जाता था, तो मैं एक रिव्यू डाल देता था, वेरी डिले सर्विस, ओहो! 1 स्टार देंगे हम आपको। आज जब हमारे जैसे कभी बार हम लोग रुद्राक्ष और जेम्स का काम करते हैं, जेम्स मंत्रा के अंदर, डिले हो जाता है। बहुत वेरियस रीज़न्स होते हैं डिले होने के। जो लॉजिस्टिक पार्टनर है उसकी तरफ से कुछ डिले हो गया। उधर से जब रिव्यू आता है बहुत चुभता है। तो मुझे रियलाइज़ होता है मैंने भी खूब किया था। तो आज रिवर्ट होकर वापस आ रहा है। ऐसा भी होता है। तो वही मैंने कहा जो आपने मुझे पूछा कि ना एक हद के बाद ही कुछ बातें समझ में भी आएँगी। आज ज़रूरी नहीं है समझ में आ जाएँ। एक हद के बाद ही आपको समझ में आता है। जैसे यूपीएससी का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था। तो जो टॉपर होते हैं वो कहते हैं पहले जाओ एनसीईआरटी पढ़ कर आओ। तब आके बातें करना कि कौन-सी किताबें पढ़ें। क्योंकि उन्हें पता है, वो जूझ चुके हैं कि आप जब एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे तो आप क्या ही आगे आके मुझसे पूछोगे। एनसीईआरटी में काफ़ी आधी जनता हार जाएगी। आधी जनता को लगेगा क्या यार 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े, मैं ग्रेजुएट होकर यहाँ पे बैठा हूँ। तो उनको पता है क्योंकि वो उस पूरी जर्नी को देख चुके हैं। उन्होंने उन्होंने भी काफ़ी गलतियाँ कर ली हैं। इसीलिए माँ-बाप तो कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, अभी मौका है। मत करो आशिकी। क्योंकि पापा मम्मी करके आ चुके हैं। उन्हें पता है कि कुछ नहीं मिलना एंड में। एंड में आप कितना कमा रहे हो उसी से आपकी आपकी हैसियत डिसाइड होगी। दोस्त फ़ोन करके फिर हाय हेलो आज पूछ रहा है कॉलेज में, फिर हैसियत पूछेगा भाई जॉब क्या करता है? और नहीं कर रहे होगे ना तो कोई फ़ोन नहीं करेगा। जब आप बेरोज़गार होते हो कोई नहीं याद करता। रिश्तेदार ऊपर ताना मार के और चले जाते हैं। जिस दिन कुछ बन जाते हो आप वो सब आते हैं कि अरे फलाने हमारे बहन के वो लड़के हैं। रिश्तेदारी निकल जाती है रिश्तेदारी तब। निकल जाती है। गाँव में कोई डीएम बन जाता है तो सब सब उसके चाचा हो जाता है या ताऊ हो जाता है। चाचा के दोस्त हैं वो तो मेरे। या चाचा विधायक हमारे एक हाँ, कॉन्सेप्ट है चाचा। नॉर्थ इंडिया में। सर वही है, जब ठीक है? तक जेब में आपकी पैसा है ना, हाँ। आपकी हर एक बंदा एडवाइस सुनेगा। बिल्कुल आप सुनेगा। खाली जेब और से ना हमें एडवाइस भी बनना नहीं है कर वैसा, सकते। वैसा हाँ। बनना है हमें, ठीक है? कि लोग हम कुछ करें और कुछ बनें। इसीलिए जो लोग कर चुके हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। नहीं समझ में आएँगी आज, पर सुननी है ज़रूर। आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी का, बहुत रेयर होता है ऐसा, बहुत कम लोगों को किसी की गाइडेंस मिलती है। अगर आपकी लाइफ़ में कोई है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, फादर या कोई टीचर, वो आपको गाइड कर रहा है तो चुपचाप सुनो, आँखें बंद करके। क्योंकि ये गाइडेंस जुपिटर की वजह से ही मिलती है। इसीलिए तो गुरु ज़रूरी है जीवन में। गुरु इसलिए अर्जुन देखिए गुरुओं का कितना गुणगान गाया गया हमारे उसमें कि वो मेरे गुरु हैं, गुरु को दक्षिणा देनी है। पर आज देखिए आप आज मैं देख रहा था कोई एसएससी के टीचर, उनके कोर्स को टेलीग्राम में फ्री में डाल दिया किसी ने और लोग वहाँ से डाउनलोड कर, अरे ये नहीं मिलेगी वो शिक्षा। जो भी शिक्षा आप बिना गुरु दक्षिणा के लेते हैं उसका कभी फ़ायदा नहीं मिलता। आप मत प्रमोट करिए इसको, आपको कुछ सीखना है ऑथेंटिक उस टीचर को पे करके सीखिए। आप उस टीचर की जितनी फीस उसे देखिए, आपको उस नॉलेज फलेगी, वो ज्ञान फलेगा आपको। कर्ण की कहानी आपको याद होगी, परशुराम जी से छल से विद्या सीख रहा था। ये सारी जो स्टोरीज हैं उन सबके पीछे मीनिंग है। नहीं काम आई ना, जब जरूरत थी तब काम नहीं आई, हार गया युद्ध। तो अपने टीचर्स को मत डिसीट करिए, कोई गाइड कर रहा है सुनिए। जैसे मेरी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, मेरी पर्सनल कुंडली में 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। 11th हाउस बड़े भाई का हाउस होता है, बड़ी बहन का हाउस होता है। तो बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे बड़ा भाई मिला। मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता मेरा भाई अगर मेरे साथ नहीं होता। और अगर आपको मिला है और आप उसकी बातें नहीं, मैं देख रहा हूँ भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। एक एग्जाम्पल है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारी कंट्री के अंदर। अगर ये दो भाई साथ होते तो आज कुछ और ही होती कहानी, पर एक भाई ने एक भाई का साथ छोड़ दिया। आपकी कुंडली बताती है आपको कि ये व्यक्ति आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए वो वाइफ होती है, किसी के लिए हस्बैंड होता है, किसी के लिए फादर होते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो सारी डॉट्स कनेक्ट होने लगती हैं पास्ट की,
कि हाँ यार, मैंने उस टाइम पापा की वो बात मानी थी, काम तो की थी। और वाइफ की कुंडली का हस्बैंड के बिजनेस, ऑफिस, घर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वाइफ को बोला गया कि ये लक्ष्मी है, शुक्र का अवतार है। जिन घरों में महिलाएं पूजा नहीं करती उन घरों में बरकत नहीं होती है। तो घरों में महिलाओं को पूजा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बहू करे चाहे सास करे, कोई तो करे। फीमेल को वीनस बोला गया, वाइफ को वीनस बोला गया। वीनस क्या है? प्रॉस्पेरिटी तो है। आप देखो कई लोग शादी करने के बाद कितना ग्रो करते हैं, कई लोग शादी करने के बाद बर्बाद भी हो जाते हैं। कुंडली अगर वाइफ की हस्बैंड की कुंडली मैच कर रही है, दे विल ग्रो टुगेदर। नहीं मैच कर रही है तो एक दूसरे की खून ही पीते रहेंगे। इसका सबसे वैसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रो करने का विराट कोहली और अनुष्का। देखिए विराट कोहली, अनुष्का, और फिलहाल रणबीर आलिया भी ठीक लग रहा है मुझको। आगे हाँ, भगवान जाने क्या होगा, ठीक है। उसका तो मैंने नहीं देखा पता। नहीं है हाँ। चार्ट उनका। आपने अपनी कुंडली कब देखी थी? मैंने अपनी कुंडली देखी थी, अब देखिए जब भी आप सीखते हो ना ज्योतिष में कोई भी नया कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले अपनी कुंडली पे लगाता है आदमी। तो सबसे पहले तो मैंने ध्यान से जो देखी होगी 2020 के आसपास, बहुत ध्यान से देखी होगी। देखा तो वैसे बचपन से कई बार है, ठीक है। कुछ भी मतलब लाइक कितने टाइम में देखते हो आप? नहीं देखता फिर ऐसा मैं। अगर नहीं ऐसा देखते। पूछ रहे हो आप तो फिर अब नहीं, अब छोड़ दिया देखना, ठीक है। क्योंकि एक तो याद हो गया है, पैटर्न हम्म, याद हो गया तो खोलना नहीं पड़ता है। दशाएं थोड़ी याद हो गई तो दिमाग में ही चलता रहता है। ओके। कुछ सीख रहे तो दिमाग में चलता रहता है। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जिनको कुंडली देखनी आ जाती है वो नहीं देखते फिर अपनी कुंडली। आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज काफी लोग एस्ट्रोलॉजर को बहुत अब्यूज करते हैं। करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। करते तो भगवान को भी गाली दे रहा है इंसान, क्या फ़र्क पड़ रहा है भगवान को? नहीं फ़र्क पड़ रहा है। एक प्लेनेट है प्लूटो। प्लूटो को एक टाइम था कि उसको ग्रहों की श्रृंखला में रख दिया गया। फिर एक टाइम में साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं इसको हटाओ, फिर उसे हटा भी दिया गया। प्लूटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्लूटो को पता है कि मैं क्या हूँ। ऐसे ही जिसको पता है कि वो क्या है उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्रिटिसिज्म से। और याद रखिएगा, गालियाँ मिल रही हैं बहुत अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया में कोई वक्त निकाल के आपके लिए कुछ बोल रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात है। हर इंसान हर किसी को कुछ नहीं बोलता। तो जब आप बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हो ना तो नीचे खींचने वाले मिलते हैं, और मिल रहे हैं इसका मतलब तेज़ी से ऊपर जा रहे हो। अगर आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आपके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, तो आप नहीं जा रहे हो, आप तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहे हो। एक चीज़ एक बार भुवन माम ने शायद कहा था, मैंने सुना था किसी की, कि आप अपने आप को सक्सेसफुल तब मानना जब आपके फेक अकाउंट्स बनने लग जाएं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, देन यू आर सक्सेसफुल। जब आपके नाम पे लोग पैसे मांगे, तस्करी करने लग जाएं, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। तस्करी और पैसे मांगना ठीक नहीं है, बट ये क्राइटेरिया है। तो हेटर है, और किस प्रोफेशन में नहीं है परम जी? डॉक्टरों को नहीं दे रहे लोग गाली, लॉयर्स को नहीं दे रहे कि डेट पे डेट लेता जा रहा है, मेरी सॉल्व नहीं करवा रहा है, पैसे ज़्यादा मांग रहा है ऑपरेशन के, तो कहाँ नहीं दे रहे हैं? तो हर जगह दे रहे हैं। वैसे हमें भी देते हैं, सबको देते, भगवान को देते हैं, कुछ बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतने सारे चार्ट रीड किए होंगे, कोई ऐसा चार्ट याद है बड़ा डिफिकल्ट सा चार्ट? एक चार्ट मैंने एक लेडी का देखा था, उसके एक हाउस में लगभग आई गेस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 7 प्लैनेट्स थे एक ही हाउस के अंदर, 7 ग्रह, ठीक है। मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मुझे याद आएगी तो मैं लगवाऊंगा इस पर, ठीक है। 7 प्लैनेट थे एक ही हाउस के अंदर। तो ये बहुत डिफिकल्ट चार्ट होते हैं जब 5-6 प्लैनेट एक साथ एक ही हाउस में बैठ जाते हो, बाकी पूरी कुंडली खाली है, ठीक है। 9 ही तो प्लैनेट है, 7 इधर आ गए, ठीक है। राहु केतु तो कभी साथ आएंगे नहीं, तो हमेशा अपोजिट रहेंगे, और एक प्लैनेट कहीं और था शायद। तो ये डिफिकल्ट चार्ट होते हैं। यूजुअली आप देखोगे जब किसी की कुंडली में 5-6 प्लैनेट एक ही हाउस में आ जा रहे हैं, अगर ऑडियंस में कोई हो, लाइफ डिफिकल्ट होती है। क्या क्योंकि होता है उस परम जी कॉम्बिनेशन में? जब 4 बर्तन एक साथ बैठेंगे ना तो खनकेंगे तो ज़रूर, खनकेंगे नहीं, बजेंगे जरूर। बजेंगे ज़रूर, ठीक है। हाँ। सो यही होता है इनकी लाइफ में भी कि इनको एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी आती है। कभी हेल्थ परेशान करती है, जब काम करने का टाइम आता है तो हेल्थ बॉडी नहीं साथ दे रही है, मैरिज अच्छे अच्छे चलते चलते पता नहीं बहुत कुछ होता है इनकी लाइफ में, और वेरियस क्यों चीज़ें। आ जाते हैं एकदम से ऐसे लाइक? उस टाइम में आपको पैदा हुए, आप उस टाइम पैदा हुए जब 7 प्लेनेट एक ही राशि में घूम रहे थे, आप प्रकट हो गए तो आपको वो पोजीशन मिल गई अपनी कुंडली में। अब आप उसी टाइम पे क्यों पैदा हुए? पास्ट लाइफ। सर ये रेट्रोग्रेड क्या होता है? मतलब हमने पढ़ा था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप प्लीज? रेट्रोगेट हिंदी में से वक्री बोलते हैं। तो जब प्लेनेट एक इल्यूजन देता है कि वो उल्टा चल रहा है, नॉर्मली प्लैनेट्स ऐसे चल रहे हैं, पर वो इल्यूजन दे रहा है कि मैं उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है। इस तो और इस टाइम पे जब वो उल्टा चल रहा था तब आपकी
आपका बर्थ हो गया तो आपकी कुंडली में कुंडली के ऊपर वा लिख कर आएगा, और इंग्लिश में कुंडली अगर है तो आर लिख कर आएगा। वा मतलब वक्री, आर मतलब रेट्रोगेट। उल्टा चलना ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से देखने में, एक्चुअल में कोई प्लेनेट उल्टा नहीं चलता। अब इसका मतलब क्या होता है ज्योतिष के अंदर, अब इसके पास 3 टाइम्स मोर पावर है इस प्लेनेट के पास। ओके। ये इसको एक 6 तरह के बल होते हैं ज्योतिष में हर एक प्लेनेट के। इसमें से एक चेष्टा बल होता है। चेष्टा मतलब आप हिंदी में चेष्टा का अर्थ होता है कि मुझे ये काम करने की चेष्टा है, यानी इच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और उसकी इच्छा है कि आज रात 11 बजे मैं टाप के जाऊंगा उसके गर्ल्स हॉस्टल में, उससे मिलूंगा। तो अब चाहे मम्मी रोकें चाहे पापा रोकें, चाहे कोई कितना कुछ बोले, वो घर टापेगा, वो जाएगा, वो मिलेगा, चाहे जो हो जाए। यही इनका प्लेनेट का एटीट्यूड है कि चाहे जो हो जाए मैं ये रिजल्ट देकर ही मानूंगा। तो अब कई बार ये बहुत अच्छा होता है, धन के भाव में बैठा तो मैं इस व्यक्ति को पैसा देकर ही मानूंगा। शनि 10वें घर में बैठ जाए, 7वें घर में बैठ जाए, 5वें घर में बैठ जाए, और ऊपर से वो वक्री है, तो मैं इसकी शादी को लेट करवा के ही मानूंगा, तो मानूंगा। शादी देर से ही होगी। इन सम केसेस आई हैव सीन, अगर सैटर्न रेट्रोगेट है तो 45 की एज में शादी होती है। शनि यूजुअली जो देरी करवाता है 34 साल तक शादी करा देता है, देर करा करा के, ठीक है। पर रेट्रोगेट शनि 45 तक ले जाएगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तब उसको काटने के लिए भी पावरफुल रेमेडीज की जाती है, या दूसरा पावरफुल प्लेनेट लगेगा। रेट्रोगेट प्लेनेट पागल आदमी है, पागल बुद्धि है, सनक सवार हो गई, ये करना है तो करना है। सबसे आसानी से जो प्लेनेट रेट्रोगेट आपको मिलेगा वो बुध मिलेगा लोगों की कुंडली में। साल में 2 से 3 बार ये रेट्रोगेट हो जाता है, ठीक है, और बहुत फास्ट भी मूव करता है। अभी मुझे एक याद आया कि ये जो मंथ चल रहा है ना, सितंबर और अक्टूबर, ये ब्रेकअप मंथ है। तो अच्छा। हाँ, सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि मरकुरी 2 बार राशियां बदल रहा है यहाँ पर। सो मरकुरी इज कम्युनिकेशन। तो आप पाओगे कि आपकी अगर कोई रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन बड़ा गंदा होने वाला है। या तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, बात कम हो जाएगी, या फिर तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम मुझे समय नहीं देते हो, तू मैं खूब चलेगी, और ब्रेकअप सीजन चल रहा है। सो कपल्स आर रियली स्ट्रगलिंग। सितंबर एंड अक्टूबर में आप पाओगे कि ये चीज़ हो रही है लोगों क्या के साथ। करना चाहिए उनको? कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहिए, थोड़ा सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, सामने वाला कोई बात क्यों कह रहा है ये सोचना चाहिए, ठीक है, और गिफ्ट देने चाहिए, ठीक है। खर्चा करना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। वीनस स्ट्रांग करना चाहिए हाँ। अपना खर्चा करके। सर अक्टूबर में मैंने ये भी सुना था ना कि 3 राशियां हैं जिन पे शनि की 7.5 चल रही है। नहीं, अक्टूबर में नहीं चल रही Sorry, है, और पिछले कई टाइम से चल रही है। ओके, जैसे 2020 के टाइम से कुंभ राशि में 7.5 चल रही है, और अभी अभी और चलने वाली है। ओके। और मकर राशि की 2018 के आसपास से 7.5 शुरू हुई थी, और वो अभी कंटिन्यू हुई है, और अभी खत्म हो जाएगी मकर राशि वालों की आने वाले मार्च में, जब सैटर्न अपनी राशि बदल देगा, ठीक है। ओके। तो मकर राशि कैप्रिकॉन, कुंभ राशि एक्वेरियस, पाइसेस मीन। तो मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों नाम बता दिए। ये राशि अगर आपकी है, पर कौन सी राशि, मून शाइन, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो मकर राशि पे इस अक्टूबर में एंड हो नहीं जाएगी। नहीं, नेक्स्ट ईयर के मार्च में। ओके, उसकी कोई रेमेडीज अगर आप शेयर करना चाहें तो? पहले तो समझना चाहिए 7.5 में होता क्या है। 7.5 कुछ लोगों को बहुत अमीर बना देती है, और 7.5 कुछ लोगों को बिल्कुल भिखारी बना देती है, बहुत परेशान करती है। डिपेंड किससे करता है कि आपकी 7.5 अच्छी जाएगी या बुरी, आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, क्योंकि 7.5 शनि से रिलेटेड है ना। अगर शनि 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो अच्छे हाउसेस हैं ये, तो यूजुअली इसका टाइम अच्छा जाता है 7.5 में। इसके अलावा शनि अगर तीसरे घर में, 6ठे, 8वें घर, 12वें घर में है, तो 7.5 बुरी जाती है, खतरनाक जाती है 7.5। 7.5 में होता क्या है, सबसे पहले तो इसको डिले बहुत होने लग जाता है, आलस बहुत आता है, अकेलापन इसको सताने लग जाता है, और कुछ टाइम बाद अकेलापन में मज़ा भी आने लग जाता है। ज़्यादा किसी से फ़ोन पे बात नहीं करता, घर में रहता है अकेले, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करता रहता है। काम थोड़े धीरे धीरे बनते हैं, ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा आते हैं, पेट बहुत सेंसिटिव हो जाता है, कुछ भी बाहर का खाता है तो पेट रिएक्ट करने लग जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो शनि की 7.5 में होती है। एक चीज़ और होती है, 7.5 में इंसान हरि भक्त बहुत बनता है। अचानक से उसका पूजा करने का, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु जी की पूजा करने का, राधे राधे बोलने का बड़ा मन करने लग जाता है उसको, तो हरि भक्त बन जाता है। अब इसके उपाय क्या होते हैं? शनि की 7.5 के उपाय बहुत सिंपल हैं। एक तो आप 7 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पहनिए, ठीक है, ये शनि का रुद्राक्ष है, और इन जनरल भी इसे वेल्थ का रुद्राक्ष बोला जाता है, या लक्ष्मी रुद्राक्ष बोला जाता है। आप इसको ज़रूर धारण करिए। 7.5 अगर आपकी चल रही, इवन शनि की महादशा भी चल रही है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। और ये सब नहीं हो पा रहा है तो पीपल के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाइए, और एक दिया जरूर चढ़ाइए सैटरडे, क्योंकि पीपल में श्री हरि का वास माना जाता है। आप श्री हरि की जितनी वंदना करेंगे, 7.5 के प्रभाव उतने कम हो जाते हैं।
ओके, तो ये तो होगी रेमेडीज फॉर 7.5 जिनकी शनि की 7.5 चल रही है। करेक्ट। कुछ ऐसी कॉमन रेमेडीज हैं जो हर एक इंडिविजुअल बंदा कर सकता है पैसों के लिए ओके, या काम के लिए? सो 11th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी वेल्थ के लिए, आपके हम्म, गेन्स के लिए, आपकी इनकम के लिए। 11th हाउस में आपके डिज़ायर्स भी होते हो, तो डिज़ायर की फुलफिलमेंट अगर आप कराना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली ओपन करिए, लग्न कुंडली। उसमें ये वाला जो हाउस है जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 11th हाउस है। 11th हाउस होता है डिज़ायर का, इनकम का, प्रॉफिट का। इसमें आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा राशि का। अब इसका जो लॉर्ड है, इसका जो मालिक है, आप उसकी रेमेडी करिए, आपकी इनकम और आपकी वेल्थ और आपकी मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रांग होने लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 या 8 लिखा है तो मंगल लॉर्ड है, 2 या 7 लिखा है तो वीनस है, 3 या 6 लिखा है तो मरकुरी है, 4 में चंद्रमा है, 5 में सूर्य है, और 9 या 12 लिखा है तो जुपिटर है आपका वेल्थ का लॉर्ड, और वहीं पे अगर 10 या 11 लिखा है तो शनि है। अब एक एक करके सारे प्लैनेट्स में क्या क्या आप कर सकते हो। अगर सूर्य आपके वेल्थ का लॉर्ड है तो आपको फादर की सेवा करनी है, फादर से बहसबाजी नहीं करनी है, सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है, और पंक्चुअल रहना है अपनी चीज़ों में। किसी को टाइम दिया है तो पंक्चुअलिटी से उस टाइम पे वहाँ पे पहुँचिए। इवन अपने आप जो प्रॉमिस किया अपने आप के साथ, उसमें भी आपको पंक्चुअलिटी रखनी है। अगर आपका चंद्रमा है 11th हाउस का लॉर्ड, तो आपको जितना हो सके लेडीज़ की रिस्पेक्ट करिए, स्पेशली अपनी मदर की सेवा करिए, माता जी को खुश रखिए। जो विधवा औरतें होती हैं, जैसे विधवा वृद्धाश्रम होते हैं, वहाँ पे जाके डोनेट करिए। चंद्रमा है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कोई बुक पढ़िए। चंद्र जो चांदनी रात होती है ना, उसमें बैठकर मेडिटेशन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसे चंद्र साधना बोलते हैं। वहीं पर अगर आपका लॉर्ड मंगल है तो आपको फिटनेस पे जिम ज़रूर जाना चाहिए, फिटनेस पे काम करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। माउंटेन हाइकिंग आप कर सकते हो, ये रेमेडी है माउंटेन हाइकिंग और जिम जाना आपके लिए। बाकियों के लिए हेल्थ का है, आपके लिए रेमेडी है ये। उसके बाद जुपिटर है तो यू हैव टू लर्न अ लॉट, और जो भी आप पढ़ो उसे सिखाओ, क्योंकि जुपिटर नेचुरल टीचर है एक। तो जब आप ये काम कर रहे हो तो आप जुपिटर को सेटिस्फाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप आईटी की किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको जो भी आता है अपने कलीग्स को सिखाइए, या यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए कैसे जॉब पा सकते हैं, आईटी में कैसे काम करना चाहिए, कॉर्पोरेट कल्चर, कुछ भी आपको सिखाना पड़ेगा जुपिटर के लिए। इसी तरह से शनि है, अगर शनि में आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती है, जैसे कि जो सब्जी बेच रहे हैं, जो आपके घर में मेड्स आती हैं, सर्वेंट्स आते हैं, इनको खूब रिस्पेक्ट करिए, सम्मान दीजिए। ये लोग अगर 10 रुपये मांगे तो 12 दीजिए, बार्गेनिंग मत करिए। रिक्शे से आप कहीं गए, ऑटो ड्राइवर ने किसी ने उसने बोला 100 रुपये, आप उसे 110 दे दो अपनी खुशी से, ठीक है। सो ये शनि की रेमेडी होती है कि रिस्पेक्ट दी लोअर क्लास स्टाफ। इसके अलावा जो मरकुरी है, अगर आपका मरकुरी में आपको लिखना पड़ेगा। मरकुरी अगर आपका वेल्थ का लॉर्ड है तो कुछ ना कुछ एक हैबिट बनाइए जिसमें आपको लिखना पड़ता है। जैसे जर्नलिंग कर सकते हो आप कि आज पूरे दिन क्या हुआ, ठीक है। आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, वो लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है। लिखना पड़ेगा, मरकुरी की सबसे अच्छी रेमेडी है। साथ ही साथ मरकुरी की रेमेडी ये भी होती है कि आप किसी अनाथ बेटी की पढ़ाई करा दीजिए, उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दीजिए, सबसे बड़ी रेमेडी है मरकुरी की, ठीक है। तो अगर आपका 11th लॉर्ड वीनस है, शुक्र, तो शुक्र इज़ ऑल अबाउट फीमेल, रिस्पेक्टिंग फीमेल्स। आपके घर की हों, घर के बाहर की हों, आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत रखेंगे, एंड अपने सराउंडिंग की क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे। आप अब अपने चद्दर, पिलो कवर, कर्टेंस टाइम से बदलिए, टाइम से धुलिए। कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो ग्रूम्ड लगिए। ये वीनस का फंक्शन है, वीनस इस तरह से काम करता है। तो ये सारी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। और आई थिंक सारे प्लेनेट हो गए, ठीक है। राहु केतु लॉर्ड होते नहीं हैं किसी भी हाउस के, किसी राशि के। सो हाँ, आई गेस सारे प्लेनेट हो गए। तो इस तरह से अगर आप करते हो, और देखिएगा जिनकी इनकम अच्छी है वो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो कमेंट करके बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स कर लो, क्योंकि अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे हम, नए साल आ रहा है ना 2025, उसके बारे में।